नाउ तो हेलो गाइस, जैसे कि हम लोग बायोमॉलिक्यूल्स चैप्टर देख रहे थे, ठीक है। तो उसमें लास्ट वाला पार्ट ऑन बोर्ड लेना था, डायनामिक स्टेट्स ऑफ बॉडी कॉन्स्टिट्यूएंट्स, दैट मीन्स कॉन्सेप्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म। एंड उसके बाद हम लोगों को देखना था ये पूरा पोर्शन केमिकल रिएक्शन देखना था क्या होती है, मेटाबॉलिक बेसिस फॉर लिविंग के बारे में पढ़ना था, और पढ़ना था कि लिविंग स्टेट क्या होती है, द लिविंग स्टेट, ठीक है। उसके बाद हमको एंजाइम वाला टॉपिक देखना है। एक्चुअली ये पूरा जो चैप्टर होता है बायोमॉलिक्यूल, ये दो पोर्शन में हम लोगों को पढ़ना होता है, ठीक है। तो एक पोर्शन तो अपना देख लिया अपन, बायोमॉलिक्यूल्स लाइक ये सब कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, ये वाला। दूसरा एंजाइम वाले पोर्शन में, ठीक है। तो अपन स्टार्ट करते हैं एंजाइम वाला चैप्टर। आज हम लोग टॉपिक आज हम लोगों को पूरा देखना है, ठीक है। इसके पहले छोटी छोटी हेडिंग है, छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, जैसे कि डायनामिक कॉन्सेप्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म एंड केमिकल रिएक्शन एंड वही लिविंग स्टेट के बारे में। तो आओ हम लोग देखते हैं, ठीक है। आराम से देखेंगे, बिल्कुल आराम से। तो हम लोग पढ़ रहे थे क्या, बायोमॉलिक्यूल्स, ठीक है। थोड़ा रिवीजन कर लें क्या बायोमॉलिक्यूल्स का। चलो आओ देखते हैं, रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है। चलो आओ समझ लेते हैं थोड़ा। नाउ बायोमॉलिक्यूल्स की अगर बात करें तो बायो का मतलब होता है लाइफ, बायोस मतलब होता है लाइफ, लाइफ होता है इसका मतलब, लाइफ का मतलब, और लाइफ कहाँ है, सेल, लाइफ का मीन सेल, ठीक है। और मॉलिक्यूल्स का मतलब जो मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं, दैट मीन्स जो केमिकल मॉलिक्यूल्स पाए जा रहे हैं भाई सेल के अंदर। नेमिंग पकड़ो ना, बायोमॉलिक्यूल्स, ठीक है। बायो का मतलब सेल, सेल मतलब वो केमिकल्स जो सेल को बना रहे हैं, फॉर्म कर रहे हैं। तो ऑल्सो नोन एज व्हाट, बायोमॉलिक्यूल्स। बायोमॉलिक्यूल्स और कुछ थोड़ी ना। अब आप कहोगे भैया भैया सेल के अंदर तो बहुत सारे केमिकल है, लाइक इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स भी है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स भी है। और देखते हैं, देखो इसमें तो है देखो केमिकल्स बहुत सारे हैं, लेकिन हम लोग बायोमॉलिक्यूल्स सिर्फ और सिर्फ हाँ कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड, दैट मीन्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बोलते हैं, ठीक है। अब देखो सेल के अंदर तो देखो, सेल के अंदर तो देखो आपका ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स भी है, ठीक है, और इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स भी है। इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स लाइक वाटर है, मिनरल्स मतलब वही आयन वायन है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स ग्लूकोज है, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट दैट मीन्स आपका फैट है, लिपिड है, ठीक है। इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स भी है यहाँ पे हैं, ठीक है। तो सेल के अंदर तो ये दोनों हैं, लेकिन बायोमॉलिक्यूल्स हम लोग सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनिक कंपाउंड को बोलते हैं। एनसीईआरटी कहती है कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड। जो कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड लाइक जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, इन्हीं को बायोमॉलिक्यूल्स कहते हैं, ठीक है। हाँ, लेकिन मॉलिक्यूल्स तो इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक दोनों पाए, भले ही दोनों पाए जा रहे हैं, लेकिन उसमें जो ओनली कार्बन कंटेनिंग दैट मीन्स ऑर्गेनिक कंपाउंड को ही हम लोग बायोमॉलिक्यूल्स बोलते हैं, ठीक है। अच्छा ये बात समझे कि नहीं, सिंप्लीफाई कर दें। देखो बायोमॉलिक्यूल्स, देखो बायो का मतलब होता है लाइफ मतलब सेल, मॉलिक्यूल्स मतलब जो इसमें मॉलिक्यूल्स पाए जाएंगे। अब आपका क्वेश्चन यहाँ पे होगा कि सेल में तो दोनों टाइप के मॉलिक्यूल्स हैं भाई, इनऑर्गेनिक भी है और ऑर्गेनिक भी है। तो हम लोग इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को बायोमॉलिक्यूल नहीं बोलते भाई, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को बोलते हैं। ऑर्गेनिक बायो मॉलिक्यूल्स मतलब जो कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड हैं, लाइक ग्लूकोज हुआ आपका, न्यूक्लिक एसिड हुआ, ठीक है, प्रोटीन हुआ, ये सब कार्बन कंटेनिंग है, ठीक है। उनको हम लोग क्या बोलेंगे, दैट मीन्स वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, और ऑर्गेनिक कंपाउंड को ही हम लोग बायोमॉलिक्यूल्स बोलते हैं, ठीक है। अब बात आई, हम लोग क्या देख रहे थे कि हमारी जो सेल है, पहले बताओ ये समझ में आया कि नहीं, अभी भी नहीं समझ में आया। बायोमॉलिक्यूल्स का मतलब समझ गए सिंपली। अब इधर छोड़ो, इधर समझो। मान के चलो हमारी बॉडी की एक सेल निकाली, ठीक है। अब हमको देखना है कि अब सेल है, ठीक है, तो उसके अंदर तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड भी है, ऑर्गेनिक कंपाउंड भी है, ठीक है। लेकिन जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उन्हीं को हम लोग बायोमॉलिक्यूल्स कहते हैं, ठीक है। इनऑर्गेनिक को नहीं कहते हैं, ठीक है। क्यों?
क्योंकि जो कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड होते हैं उन्हीं को हम लोग और कार्बन कंटेनिंग दैट मीन्स जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं कंपाउंड, तो वो कार्बन कंटेनिंग, इसीलिए उनको ऑर्गेनिक ये बात सही है कि वो मॉलिक्यूल्स जो सेल को फॉर्म कर रहे हैं उनको बायोमॉलिक्यूल्स, लेकिन उसमें भी जो कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल्स हैं ये कहना ज़्यादा बेटर होगा। ऐसा एनसीईआरटी ने बोला नहीं है, लेकिन हाँ जो कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड हैं जो हमारे सेल को फॉर्म कर रहे हैं उनको हम लोग बायोमॉलिक्यूल्स कहेंगे। तो हम लोग यहाँ पे ये लिख सकते हैं ना बायोमॉलिक्यूल्स के बारे में कि दीज आर ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, ओके। अच्छा, मतलब साइंस की वो ब्रांच, विज्ञान की वो शाखा जिसमें बायोमॉलिक्यूल्स की हम लोग स्टडी मतलब करते हैं। सो उसको हम लोग क्या कहते हैं? सो इट इज कॉल्ड एज व्हाट? बायोकेमिस्ट्री। ठीक है, विज्ञान की उस शाखा जिसमें बायोमॉलिक्यूल्स को स्टडी करते हैं उसको हम लोग बायोकेमिस्ट्री कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। अब और क्या पॉइंट्स हैं? अच्छा, अब बात करें हम लोग कैसे जान पाएंगे कि हमारे सेल में कौन से ऑर्गेनिक हैं कौन से इनऑर्गेनिक है? तो भैया वो तो सेल का एनालिसिस करके ही पता चलेगा। जैसे कि केमिस्ट्री में क्या करते हैं हम लोग? एलिमेंटल एनालिसिस करते हैं मेटलर्जी वाले चैप्टर में। वैसे ही यहाँ पे साइंटिस्टों ने क्या किया, यहाँ पे सेल ली, सेल को एनालाइज किया। ठीक है, कैसे एनालाइज किया भाई? तो देखो हुआ क्या, इन्होंने लिया एक मोर्टार, ये मोर्टार लिया। मोर्टार मतलब समझते हो? मोर्टार लिया और पेसल लिया। मोर्टार और पेसल, मूसल और ओखली। ठीक है, मूसल और ओखली। मूसल और ओखली में लिया और इन्होंने एक लिविंग टिश्यू डाला। अब वो लिविंग टिश्यू आप एनिमल टिश्यू भी ले सकते हो, प्लांट का टिश्यू भी ले सकते हो। लाइक प्लांट में आप लीफ ले सकते हो, एनिमल टिश्यू में आप लीवर का टुकड़ा या फिर हमारी उंगली काट के डाल दो यार। ठीक है, अब उसको क्या करते हैं, ऐसे कूच दो। ठीक है, लेकिन ऐसे नहीं कूचना है, यहाँ पे एक लिक्विड मिलाते हैं। कौन सा लिक्विड मिलाते हैं भाई? ट्राईक्लोरो एसिटिक एसिड, CH3CCl3COOH। ठीक है, ट्राईक्लोरो एसिटिक एसिड। ठीक है, ट्राईक्लोरो एसिटिक एसिड इसमें डालेंगे। उसके साथ क्या करेंगे हम लोग, लाइक एक लीफ लेंगे, प्लांट की हम लोगों ने एक लीफ ली। ठीक है, ये हम लोगों ने एक लीफ ली, इस लीफ को इसमें डालेंगे और ये मूसल जो पेशल है इसके साथ कूच देंगे ट्राईक्लोरो एसिटिक एसिड के साथ डाल के। ठीक है, अब जैसे ही इसका पेस्ट बन जाएगा, एक थिक पेस्ट बन जाएगा। ठीक है, उसको हम लोग बोलेंगे, एक थिक पेस्ट बन जाएगा। ये एक थिक पेस्ट बन जाएगा। ठीक है, इस पेस्ट को हम लोग बाहर निकाल लेंगे। ठीक है, इसको हम लोग कहेंगे स्लरी। ठीक है, ये क्या है? थिक पेस्ट है। इसका ये जो लीफ है, लिविंग टिश्यू है। ठीक है, अब क्या करेंगे, इस स्लरी को हम लोग फिल्टर करेंगे। इस स्लरी को हम लोग बढ़िया एक यहाँ पे बीकर ले लेंगे, बढ़िया अच्छा सा कोई बर्तन, और यहाँ पे उस पर कोई चीज़ क्लॉथ लगा देंगे। ये मान के चलो कोई चीज़ क्लॉथ है या कोई कॉटन है, कॉटन से हम लोग इस चीज़ को फिल्टर कर लेंगे, या फिर चीज़ क्लॉथ दैट मीन्स कोई मलमल का कपड़ा। ठीक है, उसको उसके साथ हम लोग ये रखा है अपना, ये आया है स्लरी, दैट मीन्स वो पानी सहित हम लोग ऐसे बहुत सारा स्लरी है। ठीक है, इसको हम लोग यहाँ पे फिल्टर कर लेंगे। फिल्टर दैट मीन्स हम लोग छान लेंगे। जिस तरह से चाय छानी जाती है ना, चाय क्या होता है, छन्नी से छानी जाती है, तो उसी तरह से हम लोग ये जो हम लोगों को पेस्ट प्राप्त हुआ इसको हम लोग फिल्टर कर लेंगे, छान लेंगे। अच्छा, अब देखो बात सुनो, ये जो स्लरी है, इस जो पोर्शन इसका
इसमें क्या मिला हुआ, ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड, ठीक है। तो बहुत सारे जो मॉलिक्यूल्स यहाँ पे फिल्टर हो जाएंगे वो नीचे आ जाएंगे भाई, बीक अंदर बर्तन में आ जाएंगे। और जो बड़े, अब जैसे ये है छन्नी है, ठीक है, अब छन्नी में चाय छानो तो छन्नी में जो लिक्विड पोर्शन, दैट मीन्स जो सॉल्युबल पोर्शन होता है, जो उसमें घुल गया होता है लिक्विडिफाई में, वो तो छन जाता है, फिल्टर हो जाता है। और जो बड़े बड़े दाने होते हैं, दैट मीन्स चाय पत्ती होती है, जो मैक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो थोड़ी ना छन पाते हैं। लौंग हो गया, इलायची हो गया, चाय पत्ती हो गई, ये तो छन्नी के ऊपर ही रहते हैं ना, ये थोड़ी ना छन पाते हैं। तो वैसे ही सेम चीज़ यहाँ पे होगा, जो छोटे मॉलिक्यूल्स हैं वो तो छन जाएंगे, फिल्टर कर देंगे। जो साइज में बड़े मॉलिक्यूल्स होंगे वो नहीं छन पाएंगे, वो नहीं भाई फिल्टर हो पाएंगे। तो दैट मीन्स जो, अब ये क्या है, दैट मीन्स वो मॉलिक्यूल जो एसिड में घुल गए, ठीक है, और उसके बाद जो छन गए, फिल्टर हो गए, उसको तो हम लोग कहेंगे एसिड सॉल्युबल पूल, ठीक है। और जो एसिड में सही तरह से नहीं छन, मतलब इसमें से नहीं छन पाए, उसको हम लोग कहेंगे इनसॉल्युबल पूल, ठीक है। एसिड इनसॉल्युबल, दैट मीन्स ये मॉलिक्यूल्स जो हैं अच्छी तरह से फिल्टर नहीं हो पाए। क्यों? क्योंकि साइज में यहाँ पे एक छन्नी लगी हुई है, चीज़ क्लोज लगा हुआ है भाई, यहाँ पे ऐसे करके मान के चलो एक छन्नी लगी हुई है, ठीक है। इस छन्नी में जो इसका पेस्ट, जो माइक्रोमॉलिक्यूल्स थे वो तो फिल्टर कर गए, जो मैक्रोमॉलिक्यूल्स से साइज में बड़े थे वो फिल्टर नहीं कर पाए, ठीक है, वो ऊपर, तो वो उनको कह दिया एसिड इनसॉल्युबल पूल, ठीक है। और जो एसिड में घुले थे बाकायदा, वो एसिड के साथ लिक्विडिफाइड छन गया पूरा पोर्शन, वो एसिड सॉल्युबल पूल कहलाया, ठीक है। अच्छा, अब आप बताओ, छन्नी में दैट मीन्स फिल्ट्रेशन में जो पेपर है उससे जो सॉल्युबल हो गया, जो छन गया, वो छोटे मॉलिक्यूल्स होंगे ना, ठीक है। दैट मीन्स छोटे मॉलिक्यूल तभी तो फिल्टर हो गए, तभी इनको हम लोग माइक्रो मॉलिक्यूल्स कहते हैं, इनको हम लोग माइक्रो मॉलिक्यूल्स कहते हैं। और जो नहीं छन पाए वो साइज में ऑब्वियस सी बात है बड़े होंगे, तभी तो नहीं छन पाए, तभी तो इस छन्नी को फिल्टर, ये पेपर को नहीं क्रॉस कर पाए, तो इसको हम लोग मैक्रो मॉलिक्यूल्स कहेंगे, ठीक है। अब बात आई कि मैक्रोमॉलिक्यूल्स में कौन कौन आता है, माइक्रोमॉलिक्यूल्स में कौन कौन आता है। तो भैया मैक्रोमॉलिक्यूल्स में आपके आते हैं, कार्बोहाइड्रेट आता है यहाँ पे, ठीक है। और आपका आता है कार्बोहाइड्रेट में भी जो लाइक पॉलीमर हैं, जो भाई बड़े कंपाउंड है। अब ग्लूकोज तो छन ही जाएगा भाई, यूनिट है, मोनोमर है, वो तो छोटा कंपाउंड है, वो छन जाता है, यहाँ से फिल्टर हो। जो मैक्रो मॉलिक्यूल, दैट मीन्स जो पॉलीमर हैं, लाइक प्रोटीन है, प्रोटीन्स हैं, और आपका ये न्यूक्लिक एसिड हुआ, दैट मीन्स डीएनए आरएनए हुआ आपका, ये नहीं फिल्टर हो पाएगा। और फैट भी हुआ, फैट मतलब लिपिड, ओके। अब बात करें, ये फिल्टर नहीं हो पाए, लेकिन फैट जो है वो यहाँ से फिल्टर तो नहीं हो पाए, लेकिन उसको हम लोग मैक्रोमॉलिक्यूल्स नहीं मानते। एक्चुअली फैट का दूसरा रीजन है ना फिल्टर होने का, ठीक है, उसको मैक्रोमॉलिक्यूल नहीं, यहाँ पे एक्सेप्शन है ये, ठीक है, बाद में बताएंगे। एक्सेप्शन कुछ नहीं होता, बस कॉन्सेप्ट की बात होती है, ठीक है। और अगर हम लोग माइक्रोमॉलिक्यूल्स की बात करें तो माइक्रोमॉलिक्यूल्स के लाइक आपके जो भी सेल को जब पीस रहे थे तो उसके अंदर इनऑर्गेनिक भी तो से सब्सटेंस थे, तो यहाँ पे आपके इनऑर्गेनिक सब्सटेंस आए, ठीक है। इनऑर्गेनिक सब्सटेंस लाइक जो भी उसमें वाटर हुआ, मिनरल साइंस, ये सब हुआ, मतलब पोटेशियम हुआ, सोडियम हुआ, कैल्शियम हुआ, मैग्नीशियम हुआ, ये सारे, क्लोरीन हुआ, ये सारे के सारे आयन यहाँ पे फिल्टर कर गए एलिमेंट्स जो थे, है ना। और अगर बात करें आपका जो मोनोमर थे, लाइक कार्बोहाइड्रेट में जैसे ग्लूकोज हुआ होगा, वो फिल्टर कर गया, और प्रोटीन में लाइक मोनोमर लाइक अमीनो एसिड हुआ, वो भी फिल्टर कर गया, न्यूक्लिक एसिड में लाइक न्यूक्लियोटाइड होगा, जो मोनोमर्स थे, ठीक है।
वो फिल्टर कर गए, और दैट मीन्स यहाँ पे जो पॉलीमर्स थे वो नहीं फिल्टर कर पाए, साइज में बड़े थे भाई। पॉलीमर्स मतलब चैन होती है ना पूरी की पूरी मोनोमर्स की। तो दैट मीन्स ये कॉन्सेप्ट समझ में आया, ये ऐसे प्रोसेस है पूरा, ठीक है। तो हम लोगों को, अच्छा अब देखो, अब ये हुआ, ये है मैक्रोमॉलिक्यूल, ये है माइक्रोमॉलिक्यूल। अब नीचे में जो कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड माइक्रोमॉलिक्यूल, कार्बन कंटेनिंग माइक्रोमॉलिक्यूल्स कंपाउंड होंगे, ऊपर में जो कार्बन कंटेनिंग मैक्रोमॉलिक्यूल्स होंगे, ठीक है। ऊपर के जो कार्बन कंटेनिंग मैक्रोमॉलिक्यूल्स होंगे उनको बायोमैक्रोमॉलिक्यूल्स कह दिया। नीचे जो है माइक्रोमॉलिक्यूल जो कार्बन कंटेनिंग थे उसको हम लोगों ने बायोमाइक्रोमॉलिक्यूल्स कह दिया, ठीक है। ओके, ठीक है। और जो कार्बन कंटेनिंग मैक्रो हो चाहे कार्बन कंटेनिंग माइक्रो हो, उन दोनों को ही हम लोगों ने बायोमॉलिक्यूल्स कह दिया। इनऑर्गेनिक को छोड़ दिया, इनऑर्गेनिक को बोले ही नहीं। एनसीईआरटी ने ओनली ऑन कहा है कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड इज नोन एज बायोमॉलिक्यूल, ठीक है। हाँ, लेकिन कार्बन कंटेनिंग तो कहोगे गैस भी हो तो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड भी है, ना ना ना, वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, उसको छोड़ के, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ओके, तो दैट मीन्स रिवीजन क्या यही सब है। अब हम लोगों को आगे यही सब पढ़ना था मैक्रोमॉलिक्यूल्स के बारे में, कार्बोहाइड्रेट देखना था, प्रोटीन देखना था, न्यूक्लियोक एसिड देखना था। अब ऐसे तो काफ़ी बड़ा हो जाएगा ना रिवाइज करने, तो अल्टीमेटली ये समझ गया ना कैसे क्या था। तो ठीक है, अब हम लोग अपने वहाँ पे जाते हैं जो हम लोगों ने पूरा पोर्शन ही देख लिया, डायनामिक स्टेट्स ऑफ बॉडी कॉन्स्टिट्यूएंट्स, ठीक है। और dynamic states of body constituents, that means concepts of metabolism। क्या होता है मेटाबॉलिज्म? नाम तो बढ़िया है यार भैया, मेटाबॉलिज्म नाम है, मतलब बताते हैं, मतलब अभी आओ देखते हैं। डायनामिक स्टेट ऑफ बॉडी constituents, that means concept of metabolism, ठीक है। ओके, देखो डायनामिक वर्ड पे फोकस करो, ठीक है। कह रहा है डायनामिक स्टेट, डायनामिक का मतलब चेंज, जो हमेशा चेंज होता रहे, स्टैटिक नहीं। याद करो, रुके हुए इलेक्ट्रॉन की स्टडी इलेक्ट्रोस्टैटिक, तो स्टैटिक मतलब रुका हुआ, लेकिन ये क्या है डायनामिक। डायनामिक का मतलब चेंजेबल, बदलते रहना लगातार, ठीक है, कॉन्टिन्यू। डायनेमिक का मतलब समझ लो, इसको चेंज लिख दो, ठीक है। अच्छा, ये डायनामिक स्टेट्स ऑफ बॉडी, डायनामिक स्टेट का मतलब जो हमारी लिविंग, ये लिविंग स्टेट की बात कर रहा है। दैट मीन्स हमारे सेल के बारे में बात कर रहा है। जो हमारी सेल है उसके अंदर जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स है, लाइक जो केमिकल्स हैं, ठीक है, वो डायनामिक स्टेट्स में, दैट मीन्स हमेशा वो एक दूसरे में कन्वर्ट होते, चेंज होते रहते हैं। दैट मीन्स जो हमारी लिविंग स्टेट है ना, जो हमारी सेल की कंडीशन है ना, वो कैसी है, डायनामिक है, वो हमेशा चेंज, रुकी नहीं हुई है, उसमें सारे केमिकल रिएक्शन प्रॉपर हो रहे हैं लगातार, ठीक है। एक रिएक्शन होने के बाद वो रुक नहीं, एक कंपाउंड दूसरे कंपाउंड में कन्वर्ट हो रहा है, दूसरे तीसरे में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है, ऐसा हो रहा है। इतना तो पता है ना, जो हमारी सेल है, हमारी जो सेल है, सपोज दैट एक सेल निकाल ली तुमने, ठीक है, तो इस सेल के अंदर बहुत सारी हजारों थाउजेंड रिएक्शनें चल रही हैं। हाँ, हमें तो नहीं दिखती, अरे यार दिखेगी कहाँ से, जब माइक्रोस्कोप से देखोगे तब दिखेगी, ठीक है, ऐसे नहीं दिखेगी। उसके अंदर थाउजेंड रिएक्शनें चल रही हैं, तो दैट मीन्स वो सारी रिएक्शनें में जो आपका केमिकल्स हैं, वो एक केमिकल दूसरे में कन्वर्ट होते जा रहे हैं, और ये प्रोसेस एकदम कॉन्स्टेंटली, एकदम अच्छे से, एकदम बिना रुके चलती रहती हैं रिएक्शनें। ऐसा नहीं होता कि रिएक्शनें रुक गई, मॉलिक्यूल्स बन गया, नहीं, ये सारी कन्वर्ट, ये पूरा वर्किंग कंडीशन में है। हमारी जो सेल है वो हमेशा एक्टिव कंडीशन में है, उसमें
सब चल रहा है। अगर जिस दिन वो काम होना बंद हो जाएगा उस दिन हम लोग डेड कर जाएंगे। भाई हम लोग डेड कर किस लिए कर जाते हैं? क्योंकि हमारी सेल्स काम करना बंद हो जाती हैं, ठीक है, इनएक्टिव कंडीशन, तभी हम लोग डेड हो जाते हैं, ठीक है, उस दिन। तो दैट मीन्स लिविंग स्टेट जो है हमारी वो डायनामिक है, हमेशा वर्किंग कंडीशन में बनी रहती है। डायनामिक स्टेट का मतलब वही चीज़ बताई तो भी, मतलब मेटाबॉलिक फ्लक्स में रहती है हमारी, इसलिए ये वर्ड अभी बोला हमने मेटाबॉलिक फ्लक्स। स्टार्टिंग में बोल देते, कहते क्या मेटाबॉलिक, ये सब वर्ड नहीं समझ में आया। लिविंग स्टेट जो होती है वो हमारी मेटाबॉलिक फ्लक्स में रहती है। मेटाबॉलिक फ्लक्स का मतलब देखो, ना मेटाबॉलिक फ्लक्स का मतलब यही है कि जो एक मेटाबोलाइट है, जो एक बायोमॉलिक्यूल है, जो एक कंपाउंड है केमिकल, वो दूसरे कंपाउंड में चेंज हो रहा है, ठीक है। लाइक जो एक मेटाबोलाइट है, जो एक मेटाबोलाइट है ना, वो दूसरे मेटाबोलाइट में चेंज हो रहा है, और दूसरा तीसरे मेटाबोलाइट में चेंज हो रहा है, ठीक है। तो ऐसे ही आपस में भैया मेटाबोलाइट का मतलब नहीं समझ में आ रहा। मेटाबोलाइट का मतलब बायोमॉलिक्यूल्स यार, बायोमॉलिक्यूल्स मतलब एक बायोमॉलिक्यूल्स दूसरे बायोमॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो रहा है, और दूसरा तीसरे में कन्वर्ट हो रहा है, तीसरा चौथे में कन्वर्ट हो रहा है, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो दैट मीन्स बात मेरी सुनो, ठीक है। हाँ हाँ ओके, बायोमॉलिक्यूल्स। अब देखो ये पूरा क्या होता है हमारी बॉडी में, क्या होता है, थाउजेंड रिएक्शनें चल रही हैं, ठीक है, हमारे सेल के अंदर, ठीक है, और ये सारी की सारी एकदम अच्छे से चल रही हैं, ठीक है, और एकदम मेटाबॉलिक फ्लक्स में, दैट मीन्स, और ऊपर से इसमें हम लोगों को क्या है, दैट मीन्स जिसमें क्या है, एक मेटाबोलाइट दूसरे मेटाबोलाइट में, दैट मीन्स ये तो पता चला कि भाई बहुत सारी रिएक्शनें चल रही हैं, लेकिन साइंटिस्टों ने देखा कि सिर्फ थाउजेंड रिएक्शन ही नहीं हमारे सेल में चल रही हैं। बात तो सही है, लेकिन ये भी है, वो जो रिएक्शनें चल रही हैं उसमें कंपाउंड जो है वो एकदम आइसोलेशन में नहीं चल रही है। पहली बात तो आइसोलेशन का मतलब ये नहीं होता कि ए कन्वर्ट हो गया बी में, बस मतलब रिएक्शन पूरी, ऐसा नहीं। वो जो रिएक्शनें हैं हमारे सेल के अंदर वो कंटिन्यू चल रही, सीरीज पैटर्न में चल रही हैं, मतलब एक रिएक्शन, एक स्टेज स्टार्ट हुई तो कम से कम 10-12 स्टेप होंगे, ये नहीं ए से बी बन गया बस अकेले रिएक्शन हो रही, नहीं, वो कम से कम 7-8 रिएक्शनें होती हैं उसके अंदर, ठीक है, स्टेप्स की रिएक्शनें होती हैं। तो दैट मीन्स उसमें साइंटिस्टों ने ये भी देखा कि यहाँ पे क्या हुआ, एक जो मेटाबोलाइट है वो दूसरे मेटाबोलाइट में चेंज होता है, दूसरा जो है तीसरे में मेटाबोलाइट, और जो मेटाबोलाइट दूसरे मेटाबोलाइट में चेंज हो रहा है ना, वो खुद जिससे बना हुआ है वो भी क्या होता है, मेटाबोलाइट्स ही होता है, दैट मीन्स बायोमॉलिक्यूल्स ही होता है, वो खुद भी बायोमॉलिक्यूल्स से बना होता है, और खुद भी दूसरे कंपाउंड में जिसमें चेंज होगा सेल के अंदर वो भी क्या होगा, वो भी मेटाबोलाइट्स ही होगा। सो दैट मीन्स इस प्रोसेस को ही हम लोग कहते हैं क्या, टर्नओवर, इसी को तो कहते हैं हम लोग टर्नओवर, ठीक है। अच्छा, अब ये जितनी सारी रिएक्शनें चल रही है हमारी, थाउजेंड रिएक्शनें चल रही है ना, दीज आर ऑल ऑफ क्या कह दो, या फिर सम टोटल ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शन, सम टोटल ऑफ ऑल chemical reaction in living cell is known as what? Metabolism, ठीक है। मेटाबॉलिज्म का मतलब है एक सेल है उसमें 4-5 हज़ार रिएक्शनें चल रही, 4-5 हज़ार रिएक्शन, और 4-5 हज़ार जो भी रिएक्शन चल रही है ये अलग अलग डिफरेंट टाइप्स में चल रही हैं। अच्छा, लेकिन साइंटिस्ट अभी तक लगे हुए हैं, कौन सी रिएक्शन है, कितने टाइप की रिएक्शन है, कौन कौन सी रिएक्शन अभी तक डिस्कवर नहीं हुआ भाई कि सेल के अंदर कौन कौन सी, हाँ लगे पड़े हैं, मेहनत कर रहे हैं कि कौन कौन सी रिएक्शनें चल रही हैं, ठीक है, लेकिन अभी तक ये नहीं डिस्कवर कर पाए कि आखिर में कौन कौन सी रिएक्शनें चल रही हैं। इतना पता लग गया 4-5 हज़ार टाइप, कुछ रिएक्शनों का पता चल गया कि हमारे सेल में कौन कौन सी, लाइक रेस्पिरेशन चल रही है, और भी ऐसे बहुत सारी रिएक्शनों
का तो पता चल गया, बहुत सारी रिएक्शन, लॉट्स ऑफ रिएक्शन हैं जिनका अभी तक पता नहीं चल रहा है, ठीक, कौन कौन सी रिएक्शन है चले, तो वो सारी जिनका पता चल गया है, जिनका पता नहीं चल रहा है, लेट मीन्स सारी ऑल ऑफ रिएक्शन को मिला के हम लोग मेटाबॉलिज्म बोलते हैं, ठीक है। या फिर कह लो एक सेल की टोटल रिएक्शन को मिला के मिले, या फिर कह दो पूरी बॉडी में जितनी सेल है सारी की सारी केमिकल रिएक्शन को मिला के हम लोग मेटाबॉलिज्म बोल देते हैं, ठीक है। ओके, तो ठीक है, अब ये मेटाबॉलिज्म जो रिएक्शन है ना, ये हमने क्या बताया, हमारी बॉडी में, हमारी सेल के अंदर ये जो मेटाबॉलिज्म चल रही है, ये आइसोलेशन पैटर्न पे नहीं चलती, मतलब ऐसा नहीं हुआ एक बायोमॉलिक्यूल दूसरे बायोमॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो गया, दैट मीन्स फाइनल प्रोडक्ट बन गया, बस खत्म रिएक्शन, ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे क्या होता है, सीरीज वाइज, सीरीज मैनर में रिएक्शनें चलती हैं, रिएक्शन इन सीरीज मैनर, ठीक है भैया। अब ये सीरीज क्या है, सीरीज का मतलब होता है एक केमिकल कंपाउंड, एक बायोमॉलिक्यूल दूसरे मेटाबोलाइट, दैट मीन दूसरे मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट होगा, दूसरा तीसरे बायोमॉलिक्यूल में, तीसरा चौथे, एकदम लास्ट में बनेगा जाके कहीं फाइनल प्रोडक्ट, ठीक है। जिस तरह अगर हम लोग बात करें हमारे अंदर क्या होता है, यही तो होता है, क्या होता है बताओ, ऐसा होता है। अच्छा यहाँ समझो, यहाँ पे समझाते हैं, ठीक है, कि एक्चुअली रिएक्शन जो है वो हमारे में सीरीज पैटर्न में, सीरीज पैटर्न में मतलब 1 by 1 मॉलिक्यूल दूसरे में कन्वर्ट, आइसोलेशन एक में नहीं चलता है, ठीक है। अब वो सीरीज जो हो सकती है वो साइक्लिक भी हो सकती है और लीनियर फॉर्म में भी हो सकती है, लीनियर भी हो सकती है और साइक्लिक भी हो सकती है, ठीक है। दैट मीन्स एक कंपाउंड, एक मॉलिक्यूल दूसरे में कन्वर्ट हुआ और दूसरा तीसरे में कन्वर्ट हुआ, तीसरा चौथे में, चौथा पांचवें, मैसेज हो सकता है। और ऐसा भी हो सकता है एक बायोमॉलिक्यूल दूसरे में कन्वर्ट हुआ, ठीक है, दूसरा तीसरे में कन्वर्ट हुआ, तीसरा फिर उसी पहले में कन्वर्ट, दैट मीन्स ये क्या होता है, ये जो रिएक्शनें चल रही है हमारे सेल के अंदर, ये साइक्लिक मैनर में भी चल सकती हैं और लीनियर मैनर भी चल सकती हैं, ठीक है। कैसे, और इधर देखते हैं हम लोग, सपोज दैट, और चलो समझा देते हैं, अच्छा यार कैसे क्या फंक्शन होता है हमारी बॉडी का। सपोज दैट ये हमारा क्या है, माउथ है, बक्कल कैविटी है हमारी, है, हमने खाना खाया, ये हमारी इसोफेगस है, ठीक है, ये हमारा स्टमक है, ठीक है, और ये हमारी इंटेस्टाइन है, ठीक है, ठीक है, और ठीक है, ठीक है, ये हमारा स्टमक है, ठीक है। अब क्या होगा, ये मान के चलो हमारा लीवर है, ठीक है। अब जब भी हम जो भी कुछ खाते हैं ना, यहाँ से सपोज दैट हमने ग्लूकोज खाया, ठीक है, रोटी खा ली हमने, ठीक है, या फिर सपोज दैट हमने ग्लूकॉन डी पी लिया, ठीक है। अब ये ग्लूकोज जाएगा, दैट मीन्स अगर हम लोगों ने पॉलीसैकेराइड खा लिया, ठीक है, स्टार्च खा लिया, दैट मीन्स आलू चावल खा लिया, तो वो तो ग्लूकोज की चैन होगी। सपोज दैट यहाँ पे आलू चावल खा लिया तो वो भी ग्लूकोज के फॉर्म में पहुँचेगा, ठीक है। या फिर हमने सपोज दैट कोई डाइसैकेराइड खा लिया, चीनी खा ली, लाइक शुगर खा ली अगर, तो दैट मीन्स डाइसैकेराइड खा लिया, ठीक है। अगर हम लोगों ने ग्लूकॉन डी पी लिया तो दैट मीन्स ग्लूकोज आ गया हमारे स्टमक में, ठीक है। अब ये जो है, ये यहाँ से ग्लूकोज, ये जो मॉलिक्यूल्स हैं, सबसे पहले कोई भी आप कोई भी चीज़ खाओगे वो डाइजेस्ट होने के बाद हमारे लीवर में पहुँचती है, ठीक है। तो दैट मीन्स ये लीवर में जाएगी हमारे, ठीक है, लीवर में पहुंचेगी। अब लीवर में ग्लूकोज आया हमारा भाई, लीवर में बड़ा बड़ा लिखें क्या, अब ये तो छोटे से ही समझना भाई, ठीक है। अब देखो होता क्या है, हमारे बॉडी की मैकेनिज्म समझो यार, कैसे क्या चीज़ें होती हैं। सबसे पहले हम कोई भी न्यूट्रिशन लेते हैं, वो कहाँ गया, हमारे स्टमक में आया, ठीक है। अब यहाँ से एब्जॉर्ब होगा, दैट मीन्स यहाँ से, या इंटेस्टाइन कह लो, ठीक है, यहाँ से एब्जॉर्ब होने के बाद यहाँ से जाएगा ये डायरेक्ट लीवर में। अब लीवर में सपोज दैट ग्लूकोज आया, ठीक है, तो ये हमारा लीवर ही है, ये हमारा लीवर ही है बाबू, ठीक है। यहाँ से क्या होगा, ब्लड का कनेक्शन होगा, ब्लड का कनेक्शन होगा, ठीक है, और दैट मीन्स ये हमारी सेल है, ठीक है, ठीक है, तो ये हमारी सेल है, ठीक है। तो ये लीवर क्या करता है, हमारे ब्लड के पाइप में ग्लूकोज का लेवल मेंटेन करे रहता है, ठीक है। मतलब हमारे ब्लड में कितना ग्लूकोज होना चाहिए, कितने लिमिट में ग्लूकोज होना चाहिए,
ये कौन कंट्रोल करता है? हमारा लीवर कंट्रोल करता है। कितना ग्लूकोज होना चाहिए भाई? 80 टू 110 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, ठीक है, इतना ग्लूकोज होना चाहिए हमारे ब्लड में, ठीक है। तो इस लेवल को ही मेंटेन करे रहता है ये लीवर हमारा, ठीक है। क्योंकि हर चीज़ अगर मेंटेन नहीं होगी तो फिर दिक्कत हो जाए, हार्मफुल कंडीशन हो जाएगी ना हमारी बॉडी के लिए। सपोज दैट ग्लूकोज नहीं मेन हुआ, ज़्यादा हो गया, ठीक है, कोई भी चीज़ हो, ग्लूकोज अगर सपोज दैट बॉडी में ज़्यादा हो गया, ठीक है, क्या हो जाएगा? डायबिटीज़ हो जाएगी। नहीं हो पाया, कम हो गया इससे लिमिट से, तो क्या होगा? एनर्जी की कमी हो जाएगी, एनर्जी नहीं मिलेगी हमें। तो दैट मीन्स ऐसे ऐसे फॉर्म करता है, पूरी साइकिल ऐसे ऐसे चलती है, ठीक है, हमारी बॉडी में ऐसे चलती है भाई ग्लूकोज की साइकिल। लेकिन हम क्या बता रहे थे? हाँ, अब दैट मीन्स ये ग्लूकोज कहाँ जाता है? अब ये ग्लूकोज यहाँ पे ट्रांसफ़र होगा, ब्लड के थ्रू जाएगा और फिर फाइनली हमारे सेल को मिलेगा, ठीक है। अब ये ग्लूकोज जब हमारे सेल के पास पहुँचता है यहाँ पे, तो हम लोग ग्लूकोज से क्या लेते हैं? एनर्जी लेते हैं। ग्लूकोज टूटेगा तो एनर्जी देगा। अब ग्लूकोज हमारे सेल के अंदर गया, अब ग्लूकोज टूटेगा, किस फॉर्म में टूटेगा? देखो भाई यहाँ से, अब यहाँ पे 10 स्टेप रिएक्शन चलती हैं, ठीक है, 10 स्टेप रिएक्शन। ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनेगा, देन ग्लूकोज 1,6 फॉस्फेट बनेगा, देन फिर फ्रक्टोज 1,6 फॉस्फेट बनेगा। ऐसे 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 10 रिएक्शनें चलती हैं। लास्ट में अल्टीमेटली बनता है पायरूविक एसिड, ठीक है। क्या बनता है? पायरूविक एसिड, ठीक है। ओके, ठीक है, ठीक है। लास्ट में क्या बनता है? 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरूविक एसिड बनते हैं। 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरूविक एसिड बनते हैं, जाता है एक ग्लूकोज है, और ये 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरूविक एसिड बनते हैं। दैट मीन्स ये जो 10 स्टेप रिएक्शन होती है ना, वो लीनियर रिएक्शन होती है। उसके बाद जब ऑक्सीजन मिलती है ना, ऑक्सीजन मिलती है, उसके बाद ये रिएक्शन पायरूविक एसिड कन्वर्ट हो जाता है एसिटिल कोएंजाइम में। एसिटिल कोएंजाइम से एक साइक्लिक रिएक्शन चलती है, ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं क्रेब्स साइकिल। क्या कहते हैं उसको? क्रेब्स साइकिल। दैट मीन्स देख रहे हो, कोई भी रिएक्शन ऐसा नहीं वन कंपाउंड दूसरे कंपाउंड में चेंज हुआ, रिएक्शन पूरी, ऐसा नहीं। देखो, एक कंपाउंड दूसरे कंपाउंड में चेंज हो रहा है, दूसरा तीसरे में ये सब सेल के अंदर हो रही है, ये सब रिएक्शन है। हाँ, लगता नहीं है ना, सेल इतनी छोटी, लेकिन ये सेल के अंदर हो रही है। और सब ये तो सिर्फ एक रिएक्शन की बात कर रहे हैं, ये एक सिंगल रिएक्शन, ऐसे 4-5 हज़ार रिएक्शनें चल रही हैं हमारी सेल के अंदर, सोचो, ठीक है। तो लास्ट में बनता है यहाँ पे वाटर प्लस CO2 प्लस ATP, ठीक है, दैट मीन्स एनर्जी, ओके। तो तब जाके हमको कहीं लास्ट में इतनी मेहनत करनी पड़ती है हमारी बॉडी को ग्लूकोज पहुँचाने में, ठीक है। अच्छा, सपोज दैट बहुत ज़्यादा बॉडी में ग्लूकोज हो जाए तो क्या होगा? देखो, अगर सपोज दैट हमने बहुत ज़्यादा ग्लूकोज एक साथ खा लिया, ठीक है, तो होता क्या है? बताएं ये चीज़ कि रहने दें? चलो, अच्छा बता देते हैं। ये तो यार नॉर्मल मैकेनिज्म है हमारी बॉडी की, जो नॉर्मल कंडीशन की। सपोज दैट यहाँ पे डायरेक्ट आपने 1 किलो ग्लूकोज डी पी लिया शरबत बना के, ठीक है, 1 किलो ग्लूकॉन डी का डब्बा पी लिया भाई पूरा घोल के, ठीक है। तो अब जैसे ही क्या हुआ, 1 किलो ग्लूकॉन डी पी लिया, तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे ग्लूकोज ही ग्लूकोज हो जाएगा पूरे अंदर, ठीक है। अब ये ग्लूकोज जाएगा सबसे पहले हमारे लीवर में, ठीक है। तो लीवर की भी अपनी एक कैपेसिटी है ग्लूकोज को स्टोर, माना कि ये ब्लड शुगर को मेंटेन करता है, हमेशा याद रखना, वही चीज है। अब इतना सारा ग्लूकोज खा लिया है कि अब लीवर भी कहेगा अरे भाई मेरे बस का नहीं है, लेकिन रुको, वो भी लीवर कुछ ना कुछ जुगाड़ करेगा अपना, इतना सारा ग्लूकोज आ गया। ये क्या करता है? हमारे ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर लेता है, ठीक है। ग्लाइकोजन मतलब ग्लूकोज की चैन बनवा के स्टोर कर लेता है। जब हमको मम्मी खाना नहीं देंगी ना, तब यही ग्लाइकोजन टूट के वापस ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा, ग्लूकोज में वापस हम लोगों को मिल जाएगा हमारी बॉडी को, और एनर्जी बना लेगी हमारी बॉडी, ठीक है। दैट मीन्स हम लोग मरेंगे नहीं, हमारी मम्मी अगर खाना नहीं देंगी 24 घंटे तक, ठीक है। अपनी भी एक कैपेसिटी रहती है, इसी एक्चुअली बाद में बताएंगे ठीक है। तो ये ग्लूकोज टूटा ग्लाइकोजन में, ठीक है।
ग्लूकोज टूटा नहीं, ग्लूकोज बहुत सारे आ गए एब्जॉर्ब होके लीवर में। तो लीवर ने क्या करा, क्योंकि ये इसको तो ग्लूकोज को स्टोर करना है ना भाई, लिमिट से ज़्यादा है। अब इस लिमिट से ज़्यादा ग्लूकोज आ गए यहाँ पे, तो उसने क्या करा, ग्लूकोज को चैन बना के स्टोर कर लिया कि बॉडी में जब भी यहाँ पे ग्लूकोज कम करेगा, सेल उधर से यूज कर रही है, तो उसको ग्लूकोज जब ट्रांसफर करना होगा, और अगर बाय द वे यहाँ से कंटिन्यूस फूड नहीं खाया जाएगा, तो हमारे लीवर ने स्टोर करके रखा हुआ है ग्लूकोज ग्लाइकोजन के, ये क्या करेगा, ग्लाइकोजन को तोड़ेगा ग्लूकोज के फॉर्म में, वापस में यहाँ पे ब्लड को दे देगा कि जाओ भैया सेल मांग रही है ग्लूकोज, सेल को दो जाके, ऐसा प्रोसेस होता है। लेकिन हमने तो पूरा का पूरा एक डिब्बा खाया हुआ है ना, 1000 ग्राम, ठीक है। अपने लीवर की कैपेसिटी होती है ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करने की, दैट मीन्स कितना ग्लाइकोजन बना सकता है हमारा ग्लूकोज, ओनली ऑन उसकी एक कैपेसिटी है 400 ग्राम, अभी भी 600 ग्राम की कमी है। दैट मीन्स अब क्या करेगा, दैट मीन्स अगर और ज़्यादा ग्लूकोज है भाई, तो हमारा लीवर क्या करता है, इस ग्लूकोज को फैट के फॉर्म में, दैट मीन्स फैट के फॉर्म में स्टोर कर लेता है। अच्छा, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन बनाने वाले प्रोसेस को हम लोग कहते हैं ग्लाइकोजेनेसिस, ठीक है। जेनेसिस का मतलब होता है सिंथेसिस, मतलब फॉर्मेशन, इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं ग्लाइकोजेनेसिस। एंड फैट बनाने को प्रोसेस को कहते हैं लाइपोजेनेसिस, ठीक है, लिपिड, दैट मीन्स लाइपोजेनेसिस, ठीक है। अच्छा, अब क्या हुआ, जब अब तुम एक ग्लूकोन-डी का डब्बा पूरा पी गए तो मम्मी गुस्सा नहीं होंगी घर में, ठीक है। तो दैट मीन्स तुम्हारा खाना पानी तो बंद हो जाएगा, तुम्हारा खाना पानी बंद हो जाएगा, खाना वाना नहीं मिलेगा तुम्हें। तो उस कंडीशन पे हम क्या मरेंगे नहीं अगर हमें खाना नहीं देंगी हमारी मम्मी। तो ऐसा होगा वहाँ पे, ये जो हमारा लीवर है अब क्या करेगा, उसने ग्लूकोज को स्टोर करके रखा हुआ है किसके, ग्लाइकोजन के फॉर्म में। यहाँ से ग्लूकोज को, ग्लाइकोजन को ये तोड़ेगा, ठीक है, और वापस में ग्लूकोज में कन्वर्ट करेगा। एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज वॉस, ग्लाइकोजन का ग्लूकोज में कन्वर्ट होना, दैट मीन्स ग्लाइकोजन का टूटना, दैट मीन्स ग्लाइकोजन का लाइसिस होना इज नोन एज ग्लाइकोजेनोलाइसिस। इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, ग्लाइकोजेनोलाइसिस है। और ऐसे ही अगर सपोज दैट ग्लाइकोजन पूरा का पूरा ग्लूकोज में कन्वर्ट हो गया और ये बॉडी ने, अपने सेल ने यूज कर लिया, फिर और डिमांड कर रही है सेल ग्लूकोज हमें और दो, मतलब अभी आपको खाना फिर नहीं दिया गया घर पे, ठीक है, अभी फिर भी खाना नहीं मिला है, तो उस समय फिर हमारी बॉडी, अभी मरेंगे नहीं हम, अभी मरेंगे नहीं, अभी फिर हमारा लीवर कहेगा नहीं, अभी हमारे पास ग्लूकोज पड़ा हुआ है, अभी हमने फैट के फॉर्म में भी तो स्टोर करके रखा हुआ है भाई ग्लूकोज को, ठीक है। तो अब हमारा लीवर क्या करेगा, इस फैट को तोड़ेगा ग्लूकोज में, ठीक है। एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज व्हाट, लाइपोलाइसिस। बनने को लाइपोजेनेसिस, टूटने को लाइपोलाइसिस। लाइसिस का मतलब होता है टूटना, ठीक है। अगर अब क्या हुआ, इस ग्लूकोज पे भी हमारे बॉडी ने इस ग्लूकोज को भी यूज कर लिया, फिर ग्लूकोज अब लीवर के पास, दैट मीन्स अब सेल फिर ग्लूकोज की डिमांड करेगी, दैट मीन्स खाना अभी भी नहीं मिला है हमको, तो दैट मीन्स फिर भी हम नहीं मरेंगे। फिर क्या करेगा हमारा लीवर, क्या करेगा, नॉन कार्बोहाइड्रेट, दैट मीन्स नॉन कार्बोहाइड्रेट कंपाउंड, जैसे मीन्स अमाइनो एसिड से भी ग्लूकोज बना लेता है हमारा लीवर। ये भी कैपेसिटी हमारे पास लीवर के पास पाई जाती है। एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज व्हाट, चूंकि नॉन कार्बोहाइड्रेट से बना रहा है ग्लूकोज को, नए नए ग्लूकोज को बना रहा है, इसलिए दिस प्रोसेस इज नोन एज व्हाट, ग्लूकोनियोजेनेसिस, ठीक है। नियो का मतलब नया ग्लूकोज बना रहा है, ठीक है। तो दैट मीन्स अगर फिर देखो, तब तक तो यार मम्मी है, खाना दे ही देंगी, तब वो नहीं होती मम्मी लोग, ठीक है, इमोशनल होती है थोड़ा, बस ये है, ठीक है। तो दैट मीन्स मम्मी लोगों का इमोशनल जाग जाएगा, दैट मीन्स इतना भी भूखा नहीं रखेंगी, खाना दे देंगी, ठीक है। तो दैट मीन्स ये ग्लूकोनियोजेनेसिस है, ठीक है। अगर नॉन कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज का फॉर्मेशन हुआ तो इस प्रोसेस को हम लोग ग्लूकोनियोजेनेसिस बोलेंगे, ठीक है। तब तक तो खाना मिल ही जाएगा यार। तो दैट मीन्स ये समझ गया ना, ग्लूकोज सेल के अंदर जाने के बाद कैसे क्या करता है, पहले 10 स्टेप रिएक्शन होती है पायरुविक एसिड, एंड दिस रिएक्शन इज नोन एज ग्लाइकोलाइसिस। इस पैटर्न को हम लोग क्या कहते हैं, इस रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस में क्या होता है, ग्लूकोज जो होता है 10 स्टेप रिएक्शन होती है जो कि पायरुविक एसिड में टूटता है ग्लूकोज। देन पायरुविक एसिड से ऑक्सीजन मिलता है सेल के अंदर, फिर वो एसिटिल को एंजाइम में चेंज होता है, एसिटिल को एंजाइम, फिर एक साइक्लिक रिएक्शन चलती है जिसको हम लोग क्रेब्स साइकिल। अच्छा, अब एक चीज़ और समझा दें, यहाँ पे जो एक कंपाउंड दूसरे कंपाउंड में चेंज हो रहा है, दैट मीन्स एक बायोमॉलिक्यूल दूसरे बायोमॉलिक्यूल में चेंज हो रहा है, ठीक है। तो दैट मीन्स कि जितने ये सब ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल ही हैं, ये सब
क्या है, बायोमॉलिक्यूल्स हैं, चाहे बायोमॉलिक्यूल चाहे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, मतलब ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बायोमॉलिक्यूल्स ही तो होते हैं, और इसको ही हम लोग मेटाबोलाइट। तो दैट मीन्स यहाँ पे देखने में आ रहा एकदम देखो लीनियर चौराहे जैसा बना रखा है सेल के अंदर, एकदम रिएक्शन का ऐसा लगता है चौराहा बन गया है। जैसे कि अगर हम बात करें ट्रैफिक इन अ सिटी, जैसे कि अगर हम लोग देखें ट्रैफिक ऑटोमोबाइल इन अ सिटी, जैसे कि अगर हम लोग एक शहर में बात करें तो चौराहा नहीं होता है, ठीक है, वहाँ पे क्या होता है, एक तरफ से जितने ऑटोमोबाइल लाइक कार वगैरह गाड़ी वगैरह आके एकदम सेफली तरीके से दूसरे तरफ निकल जाते हैं, और दूसरी तरफ से गाड़ी वगैरह आके इधर तरफ से निकल जाते हैं, दूसरे साइड से निकल जाते हैं। तो जिस तरह चौराहे पे क्या होता है, ऑटोमोबाइल दैट मीन्स गाड़ियाँ आके एक साइड से दूसरी साइड निकल जाते हैं, चौराहे पे गोल गोल घूम के भी निकल जाते हैं विदाउट एनी मिस हैपनिंग, दैट मीन्स विदाउट एनी एक्सीडेंट, बिना किसी एक्सीडेंट के एक तरफ से गाड़ी दूसरे तरफ चली जाती है एकदम सेफली। उसी तरह से हमारी बॉडी में, हमारी सेल के अंदर ये जो रिएक्शनें हैं, ये बिना किसी मिसहैपनिंग के ये सारी रिएक्शनें हो रही हैं हमारी बॉडी के अंदर। समझ रहे हो, मतलब इतने सारे केमिकल्स एक दूसरे में चेंज हो रहे हैं। सपोज दैट अगर थोड़ी भी मिसहैपनिंग हो गई, सपोज दैट ये दूसरा कंपाउंड बनना है, इतने सारे केमिकल्स हैं, कहीं गड़बड़ हो जाए सेल, ठीक है, इनके पास कौन सा बुद्धि है, हाँ, तो दैट मीन्स अगर जरा भी गड़बड़ हो जाए, पता चला एक कंपाउंड के बाद दूसरा कंपाउंड जो बनना चाहिए तो वो ना बन पाया, सपोज दैट कोई ब्लास्ट वाला मटेरियल बन गया सेल के अंदर, पता लगा बॉडी तक जाए भैया हमारी, ऐसा कोई मटेरियल बन जाए, केमिकल कंपाउंड बन जाए, है ना। तो दैट मीन्स, लेकिन नहीं ऐसा होता हमारी बॉडी में, क्योंकि ये सारी की सारी रिएक्शनें जो हैं इतने सिस्टमैटिक तरीके एकदम एकदम ऑर्गेनाइज्ड मैनर में चल रही हैं कि इनमें कोई गड़बड़ी नहीं। जब भी इनमें थोड़ा बहुत गड़बड़ी होती है तो हमारी बॉडी में इंडिकेशन आने लगते हैं, हाँ, कि ये बीमारी वो बीमारी, हाँ, जब इनमें कोई दिक्कत आती है, ठीक है। तो दैट मीन्स ये समझ गए ना, तो हम कहाँ के क्या बताने लग गए हैं, हाँ, तो ये दैट मीन्स ऐसा लग रहा है कि रिएक्शनों के एकदम ये ऐसे चल रहे हैं जैसे एक ऑटोमोबाइल इन अ सिटी, जैसे मतलब शहर में कार नहीं होती हैं एकदम लाइन से चलती हैं सीरीज वे में, एकदम साइक्लिक वे में, तो उस तरह से एकदम वही चीज़ें हमें ट्रैफिक मॉलिकुलर इन अ सेल, इनसाइड द सेल, सेल के अंदर हमें वही चीज़ें देखने लगे, एकदम ट्रैफिक लाइक माहौल देखने को मिलता है, ठीक है। तो समझ रहे हो ना। अच्छा, अब चूंकि हमने बताया यहाँ पे एक मॉलिक्यूल बायोमॉलिक्यूल, एक मेटाबोलाइट्स दूसरे मेटाबोलाइट्स में चेंज हो रहा है, दूसरा तीसरे में, तीसरा चौथे में, ऐसे, तो दैट मीन्स यहाँ पे चेंज देखने को मिल रहा है ना, ये रुके नहीं है, आपस में चेंज हो रहे हैं, कन्वर्ट हो रहे हैं, टर्न हो रहे हैं एक दूसरे में, और इसी को हम लोग कहते हैं डायनामिक स्टेट्स ऑफ बॉडी कॉन्स्टिट्यूएंट्स। दैट मीन्स जो कॉन्स्टिट्यूएंट, दैट मीन्स जो मेटाबोलाइट्स हैं वो कैसे हैं, डायनामिक चेंज हो रहे हैं, इसी कंडीशन को हम लोग डायनामिक स्टेट्स ऑफ बॉडी कॉन्स्टिट्यूएंट, दैट मीन्स मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म बता ही दिया, दैट मीन्स ऑल टोटल सम टोटल ऑफ ऑल रिएक्शन, इसी कंडीशन में डायनामिक चेंज में है ना। तो दैट मीन डायनामिक, समझ गया ना, डायनामिक स्टेट कहने का मतलब क्या है, चेंज हो रहा है ना आपस में, और दैट मीन्स मेटाबॉलिज्म, दैट मीन्स जो रिएक्शनें हैं सारी की सारी, उनमें जो मेटाबोलाइट्स हैं वो एक दूसरे में चेंज हो रहे हैं, ठीक है, यही डायनामिक स्टेट ऑफ बॉडी कॉन्स्टिट्यूएंट। अच्छा, अब ठीक है, ये चीज़ें समझ गए, ठीक है। तो अब बात आई, ठीक है, ये बताई कि यार सीरीज पैटर्न क्या है, अभी एनसीईआरटी की रीडिंग करा देंगे, ठीक है। अच्छा, अब बात आई कि ये जो रिएक्शनें हो रही ना हमारी लिविंग सेल के अंदर, ठीक है, एक रिएक्शन ये हुई, दूसरी रिएक्शन ये हुई, तीसरी रिएक्शन ये हुई, ये सारी की सारी एंजाइम की प्रेजेंस में हो रही हैं। क्या मतलब 5000 रिएक्शनें चल रही हमारी सेल के अंदर, ये सारी की सारी ईच एंड एवरी रिएक्शन इस प्रेजेंस ऑफ एंजाइम, दैट मीन्स एंजाइम को हम लोग बायोकैटालिस्ट भी कहते हैं, ठीक है। समझा रहे हैं, अभी समझा रहे हैं, डरो मत, अभी समझा रहे हैं बायोकैटालिस्ट क्या होता है। तो दैट मीन्स सारी की सारी रिएक्शनें एंजाइम की प्रेजेंस में हो रही हैं, हाँ, दैट मीन्स अब एंजाइम, दैट मीन्स एंजाइम को हम लोग बायोकैटालिस्ट भी कहते हैं। बायोकैटालिस्ट क्या कहता है, देखो लिख देते हैं पॉइंट, all reaction of inside the cell is the presence of enzyme, that means biocatalyst, ठीक है।
तो दैट मीन्स, अच्छा कैटालिस्ट तो पढ़ा होगा ना, केमिस्ट्री में हम लोग को पढ़ते हैं कैटालिस्ट, पॉजिटिव कैटालिस्ट, निगेटिव। क्या करते थे कैटालिस्ट वहाँ पे? कैटालिस्ट वहाँ पे क्या करते थे? स्पीड ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देते थे। जैसे मान के चलो फॉर एग्जाम्पल, ये एक एग्जाम्पल लेना है बस, ठीक है। जैसे मान के एक कंपाउंड बी में कन्वर्ट हुआ, एक सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ, तो ठीक है, यहाँ पे क्या होता था, कोई कैटालिस्ट आ जाता था, वो क्या करता था, जो इनका रेट होता था ए से बी में कन्वर्ट, इसको बढ़ा देता था, मतलब जल्दी 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 स्पीड अप कर देता था रिएक्शन को, वेरी फास्ट, ठीक है। तो कैटालिस्ट, दैट मीन्स एंजाइम भी क्या करता है हमारे रिएक्शन में यहाँ पे एज अ कैटालिस्ट का काम, चूंकि एंजाइम कहाँ पे कैटालिस्ट का काम कर रहा है? लिविंग सेल में, इसीलिए इसको हम लोगों ने बायो कैटालिस्ट, बायो उसका मतलब होता है लिविंग, तो इसको हम लोगों ने लिविंग कैटालिस्ट। लेकिन हमेशा याद रखना, जो बायो में बायो कैटालिस्ट है, ये सिर्फ और सिर्फ रिएक्शन को स्पीड अप करता है, दैट मीन्स रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाता है। लेकिन केमिस्ट्री में जो कैटालिस्ट थे, दैट मीन्स वो जो इनऑर्गेनिक कैटालिस्ट थे, वो सिर्फ और सिर्फ बढ़ाते ही नहीं थे रेट ऑफ रिएक्शन को कम भी करते थे, ठीक है। रेट ऑफ, जो पॉजिटिव कैटालिस्ट थे वहाँ पे केमिस्ट्री में, वो तो बढ़ा देते थे रेट ऑफ रिएक्शन को, जो निगेटिव थे वो रेट ऑफ रिएक्शन को कम कर देते थे, ठीक है। लेकिन जो बायोलॉजी में रेट ऑफ रिएक्शन को ओनली बढ़ाते हैं, ठीक है। अब चूंकि बढ़ा रहे हैं, फिर भी एक कैटालिस्ट का ही तो नेचर है, तभी इसको बायो कैटालिस्ट बोल दिया, ठीक है। और कुछ बाकी है? हाँ, और क्या है कि बायो कैटालिस्ट क्या कहा। अब देखो, अभी जब एंजाइम पढ़ेंगे ना, पूरा इसके बारे में डिटेल में पढ़ाएंगे, तो इतना ज़्यादा बताने की ज़रूरत है नहीं, ठीक है। तो इसको सारे जितनी चीज़ें हमने देखी हैं पूरे ऑल टोटल हम लोग एनसीईआरटी से रीडिंग मार ले, ठीक है। और देखते हैं कैसा क्या है। बात करें अगर डायनामिक स्टेट्स ऑफ बॉडी कॉन्स्टिट्यूएंट, दैट मीन्स कॉन्सेप्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म, ठीक है। नाउ ओके, नाउ व्हाट वी हैव लर्न टिल नाउ, अब तक हम लोग क्या देख चुके हैं? दैट लिविंग, और अब तक हम लोग देख चुके हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म में, लाइक अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करें, अगर सिंपल बैक्टीरिया ले लो, बैक्टीरियल सेल लो या फिर प्रोटोजोआ ले लो, या फिर प्लांट ले लो, कोई एनिमल ले लो, दैट मीन्स कॉन्टेन 1000 ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो इनके अंदर ये 1000 ऑफ बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड से मिलकर बने हुए होते हैं, ठीक है। एंड अगर हम लोग बात करें, दीज कंपाउंड और बायोमॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन अ सर्टेन कंसंट्रेशन, हर कंपाउंड एक अपने फिक्स कंसंट्रेशन में प्रेजेंट होता है, ना उससे ज़्यादा ना उससे कम, ठीक है। और ठीक है, समझ गए। नाउ एक्सप्रेस एज, हर मॉलिक्यूल्स को उनको एक्सप्रेस करते हैं कि बॉडी में किसका कितना कंसंट्रेशन है, उसको किसी चीज़ से एक्सप्रेस करना है, दैट मीन्स कितने अमाउंट में, तो उसको हम लोग दिखाते हैं मोल्स पर सेल में या फिर मोल्स पर लीटर में, ठीक है। One of the greatest discoveries ever made was the observation that all these molecules have a turnover। देखो, सबसे ज़रूरी ये है, एक डिस्कवरी हुई है कि ये देखा गया है हमारे सेल के अंदर कि जितने बायोमॉलिक्यूल्स हैं उसमें टर्नओवर देखा गया है, ठीक है। ये एक डिस्कवरी हुई है, ठीक है। टर्नओवर का मतलब एक बायोमॉलिक्यूल दूसरे बायोमॉलिक्यूल में टर्न कर रहा है, दैट मीन्स चेंज हो रहा है, ठीक है। ये सबसे ग्रेटेस्ट डिस्कवरी हुई है सेल के बीच में, ऐसा मानते हैं कि देखो कि मतलब सोच के देखो कितनी मतलब गजब चीज़ है। अच्छा, ऐसा हो रहा है, मतलब बायोमॉलिक्यूल दूसरे बायोमॉलिक्यूल कन्वर्ट हो रहे हैं, दूसरा तीसरे में, ये चीज़ें पता भी चल रही हैं, वाह यार, अपने आप में है ना, मतलब बिग एक्साइटमेंट। तो दैट मीन्स, दिस मीन्स दैट दे आर कॉन्स्टेंटली बीइंग चेंज, हाँ ये अपने आप चेंज हो रहे हैं, हमको पता भी नहीं, कंटिन्यू वर्किंग सिस्टम में है, ठीक है। चाहे बैठें, चाहे लेटें, चाहे कुछ भी, ये प्रोसेस चल रहा है हमारी सेल में, कॉन्स्टेंटली बीइंग चेंज इनटू सम अदर बायोमॉलिक्यूल एंड ऑल्सो, हाँ ये क्या करते हैं कॉन्स्टेंटली, दैट मीन्स एक बायोमॉलिक्यूल दूसरे बायोमॉलिक्यूल दूसरे से तीसरे में, ये एकदम कॉन्स्टेंटली चेंज हो रहे हैं एक दूसरे में, और जो दूसरे में चेंज हो रहा है वो खुद भी जिससे बना हुआ वो भी क्या है, कोई बायोमॉलिक्यूल्स ही है, देखो यही लिखा है, ठीक है। नाउ दिस मीन दैट आर कॉन्स्टेंटली बीइंग चेंज इनटू सम अदर बायोमॉलिक्यूल एंड आल्सो मेड फ्रॉम सम अदर बायोमॉलिक्यूल, वो भी जिससे बन रहा है वो भी कोई ना कोई बायोमॉलिक्यूल्स ही है, ठीक है। सो दिस ब्रेकिंग एंड मेकिंग इज थ्रू केमिकल रिएक्शन कॉन्स्टेंटली अकरिंग इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये जो बनने और टूटने का जो प्रोसेस है ये हमको लिविंग ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलता है, और क्या, ठीक है। थ्रू केमिकल रिएक्शन के थ्रू टुगेदर ऑल दिस, और ये सारी
टुगेदर सारी की सारी रिएक्शनों को मिला के हम लोग मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। टुगेदर ऑल दिस केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड मेटाबॉलिज्म। ठीक है। नाउ ईच ऑफ द मेटाबॉलिक रिएक्शन रिजल्ट इन द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स। सही बात है, कोई भी मेटाबॉलिक रिएक्शन में क्या हो, आखिर होता क्या है, बायोमॉलिक्यूल्स का ही ट्रांसफॉर्मेशन होता है। एक बायोमॉलिक्यूल दूसरे में कन्वर्ट हो जाता है, दूसरा तीसरे में, अल्टीमेटली घुमा फिरा के वही बोल रहा है बार बार। ठीक है। अ फ्यू एग्जांपल्स फॉर सच मेटाबॉलिक ट्रांसफॉर्मेशन और मतलब कुछ इसने एग्जांपल्स दिए हैं कि ट्रांसफर करा रहा है मेटाबॉलिक रिएक्शन में बायोमॉलिक्यूल्स का। उसका एग्जांपल दिया है रिमूवल ऑफ CO2, लाइक इसने एग्जांपल ये वाला दिया है, लाओ बताएं। जैसे कि अमाइनो एसिड से इसने रिमूवल करा दिया है, यहाँ पे लिख दें, ये मान के चलो एक अमाइनो एसिड से, ठीक है, ठीक है, इसने कहा रिमूवल ऑफ CO2, दैट मीन्स यहाँ से CO2 को निकाल दो, रिमूव कर दो, तो क्या बन जाएगा, तो ये बन जाएगा NH2 CH3 R, और दैट मीन्स ये जो बन जाएगा इसको हम लोग बोलेंगे एमाइंस। ठीक है, दैट मीन्स रिमूवल ऑफ CO2 कर दोगे अमाइनो एसिड में तो जो बनता है वो क्या, एमाइंस बनता है। ठीक है, और एमाइंस जो है वो खुद में क्या है, बायोमॉलिक्यूल या कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है, देखो। ठीक है, तो वही कह रहा है, अ फ्यू एग्जांपल फॉर सच मेटाबॉलिक ट्रांसफॉर्मेशन आर, पहला क्या है, रिमूवल ऑफ CO2 फ्रॉम अमाइनो एसिड। ठीक है, मेकिंग एन अमाइनो एसिड इनटू एमीन, अमाइनो एसिड किस में कन्वर्ट होगा, एमीन्स में। ठीक है, सो ठीक है, ओके। एंड अगर हम लोग दूसरा देखें, रिमूवल ऑफ एमाइनो ग्रुप इन अ न्यूक्लियोटाइड बेस, न्यूक्लियोटाइड बेस से अगर हम लोग एमाइनो ग्रुप का रिमूव करें तो भी जो न्यूक्लियोटाइड बेस से एमाइनो ग्रुप को कन्वर्ट करोगे जो बनेगा वो क्या बनेगा, सब्सटेंस, वो भी क्या है, बायोमॉलिक्यूल ही होगा भाई। ठीक है, और अगर हम लोग बात करें हाइड्रोलाइसिस ऑफ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड इन अ डाइसैकराइड, सपोज दैट डाइसैकराइड बॉन्ड है, सपोज दैट सुक्रोज ले लो। ठीक है, अब सुक्रोज का हाइड्रोलाइसिस करा दो, क्या बन जाएगा, दो मोनोमर बन जाएंगे, ग्लूकोज एंड ग्लूकोज और माल्टोज, हाँ ग्लूकोज और माल्टोज बन जाएंगे शायद। ठीक है, दो मोनोमर बन जाएंगे, ग्लूकोज और माल्टेज क्या है, माल्टोज नहीं, ग्लूकोज फ्रक्टोज लैक्टोज, हाँ ग्लूकोज और माल्टोज बन जाएंगे सुक्रोज से। ठीक है, तो दैट मीन्स अगर हम लोग सुक्रोज का हाइड्रोलाइसिस कराएं, हाइड्रोलाइसिस का मतलब है हाइड्रो वाटर के प्रेजेंस में उसको तोड़ेंगे तो उससे दो मोनोमर मिलेंगे, दो सब्सटेंस मिलेंगे, ग्लूकोज मिलेगा, एक माल्टोज बनेगा। तो दैट मीन्स ग्लूकोज अपने आप में क्या है, बायोमॉलिक्यूल, माल्टोज भी क्या है, बायोमॉलिक्यूल, कार्बन कंटेनिंग, दैट मीन्स C6H12O6 दोनों का ही फॉर्मूला होता है। ओके, ठीक है, ऐसे ही बहुत सारे, वी कैन लिस्ट 10 of 1000, ऐसे 1000 ऑफ लिस्ट हैं। ठीक है, कि एक कंपाउंड जो है बायोमॉलिक्यूल दूसरे बायोमॉलिक्यूल में चेंज हो रहा है, दैट मीन्स ये बताना चाह रहे हैं कि जो बायोमॉलिक्यूल्स का ट्रांसफॉर्मेशन बायोमॉलिक्यूल्स में ही होता है। ऐसे बहुत सारी रिएक्शन है, देख रहे हो 1000 of 1000 केमिकल कंपाउंड हैं जो कि एक से दूसरे में कन्वर्ट हो रहे हैं। ठीक है, ये चीज़ है। नो ओके, अच्छा, फिर ये लिखता है मेजॉरिटी ऑफ दिस मेटाबॉलिक रिएक्शन डू नॉट अगर इन आइसोलेशन। हमने क्या बताया था, ऐसी रिएक्शनें बहुत सारी, ये जितनी मेटाबॉलिक रिएक्शनें चल रही हैं सारी मेटाबॉलिक कैलकुलेट कर दो तो मेटाबॉलिज्म बोल देते हैं, और जितनी मेटाबॉलिक रिएक्शनें हो रही हैं डू नॉट अगर आइसोलेशन, मतलब अकेले मैनर में नहीं हो रही कि एक कन्वर्ट हुआ दूसरे में बस रुक गई रिएक्शन, कंप्लीट हो गई, नहीं, देखो कितनी लंबी रिएक्शनें चल रही हैं, देन लास्ट में फाइनल प्रोडक्ट बनना है ना, तो यही कह रहा है। तो these metabolic okay, majority of these metabolic reaction do not occur in isolation but are always linked to some other reaction। ठीक है, जैसे एक रिएक्शन है वो दूसरी रिएक्शन से लिंक हुई, ये वाली रिएक्शन है वो पहले वाले से लिंक हुई, ये वाली रिएक्शन कोई ना कोई जो दूसरी रिएक्शन है वो किसी ना किसी रिएक्शन से लिंकअप होती है। ठीक है, दिख रहा है प्रॉपर अच्छे से। और फिर क्या कह रहा है, नो ओके, ठीक है, मेजोरिटी टू द अदर रिएक्शन, इन अदर वर्ड मेटाबोलाइट्स आर कन्वर्टेड इनटू ईच अदर इन अ सीरीज ऑफ लिंक रिएक्शन कॉल्ड मेटाबॉलिक पाथवे। अच्छा, एक चीज़ बता दें, ये जो अगर हम लोग ये बात करें, ये जितने मेटाबॉलिक रिएक्शनें चल रही हैं, ईच एंड एवरी रिएक्शन इज कॉल्ड मेटाबॉलिक रिएक्शन। मेटाबॉलिज्म में जो रिएक्शन चल रही है
उस हर रिएक्शन को हम लोग मेटाबॉलिक रिएक्शन बोलेंगे, ठीक है। और इसके पाथवे में अगर ये लीनियर पाथवे है तो इसको मेटाबॉलिक पाथवे, अच्छा ये जो पाथवे है रिएक्शन का, इसको हम लोग मेटाबॉलिक पाथवे बोलेंगे, ठीक है। अब मेटाबॉलिक पाथवे भी ऐसा कर सकते हो, अगर लीनियर फॉर्म में चल रहा है तो लीनियर मेटाबॉलिक पाथवे, साइक्लिक मेटाबॉलिक पाथवे, ऐसे कह सकते हो, ठीक है। अब देखिए एनसीईआरटी ने क्या कहा है। नाउ इन अदर वर्ड्स मेटाबोलाइट्स आर, ये बायोमॉलिक्यूल कह दो या मेटाबोलाइट्स कह दो, ये अदर मेटाबोलाइट्स में ही तो कन्वर्ट हो रहे हैं ना, दूसरे मेटाबोलाइट्स में कन्वर्ट हो रहे हैं, कन्वर्ट इनटू ईच अदर इन अ सीरीज ऑफ लिंक रिएक्शन इज कॉल्ड मेटाबोलाइट। और ये जो पाथवे इसको मेटाबॉलिक पाथवे बोलेंगे, ठीक है। दीज मेटाबॉलिक पाथवे आर सिमिलर टू द ऑटोमोबाइल ट्रैफिक इन, जैसे एक शहर में ये पाथवे जस्ट उसी तरह नजर आ रहा है जैसे एक शहर में ऑटोमोबाइल ट्रैफिक होता है। गाड़ियां देखो एक चौराहे के सामने खड़ी होती हैं, एकदम चौराहे पे, एक तरफ से दूसरी तरफ एकदम जाती हैं, दूसरी गाड़ी कोई पूरब से पश्चिम जा रहा है, पश्चिम से उत्तर आ रहा है, दक्षिण से पूरब जा रहा है, ये सारी के सारी हमको वहाँ चौराहे पे देखने को मिलता है। मतलब एक तरफ से कोई दूसरा तरफ जा रही होती है गाड़ी, और एकदम सेफली मैनर में, विदाउट एनी एक्सीडेंट के रूप में, मतलब कोई भी बढ़िया अच्छे से एक्सीडेंट वगैरह कुछ होता नहीं ना, एकदम सेफली निकल जाते हैं। इसी तरह सेल में देखने को मिलता है कि केमिकल्स का ट्रांसफॉर्मेशन एकदम अच्छे से होता है, ठीक है। These metabolic pathway are similar in automobile traffic. These pathway are either linear or circular. ये जो pathway है मेटाबॉलिक, ये लीनियर फॉर्म में भी हो सकते हैं और सर्कुलर फॉर्म में भी हो सकते हैं, ठीक है। और these pathway crisscross each junction. There are traffic junction, ठीक है, ओके, ठीक है, ओके। फ्लो ऑफ मैकेनिज्म, मतलब जंक्शन ये बात कर रहा है, जैसे ये लीनियर पाथवे, ये यहाँ पे एक जंक्शन है, इसको जंक्शन बोलेंगे, ठीक है। तो क्रिस क्रॉस जंक्शन, ठीक है। नाउ देयर आर ट्रैफिक जंक्शन। नाउ फ्लो ऑफ मेटाबोलाइट्स थ्रू मेटाबोलाइट पाथवे हैज अ डिफाइंड रेट एंड डायरेक्शन लाइक ऑटोमोबाइल ट्रैफिक। अच्छा, इन सारी चीज़ों का जो होता है एक अपना डिफाइंड रेट से चल रहे होते हैं। इन मतलब एक मतलब डिफाइंड रेट का मतलब है जिसमें कंपाउंड में कन्वर्ट हो रहा है, ये प्रॉपर एकदम ऑर्गेनाइज्ड वे में चल रहे हैं सारे के सारे। ऐसा बात नहीं कि इसको ग्लूकोज 6 फॉस्फेट करना कोई दूसरा बन जाएगा, यही एकदम ऑर्गेनाइज एकदम डिफाइंड मैनर में चल रहे हैं, ठीक है। तो दैट मीन्स यही है, ठीक है। दिस मेटाबोलाइट फ्लो इज कॉल्ड, ठीक है, फ्लो ऑफ मेटाबोलाइट्स, ठीक है, मेटाबोलाइट पाथवे डिफाइंड रेट एंड डायरेक्शन लाइक ऑटोमोबाइल, ठीक है। दिस मेटाबोलाइट फ्लो इज कॉल्ड द डायनामिक स्टेट ऑफ बॉडी। इन सारे को मिला के चूंकि एक दूसरे में कन्वर्ट हो रहे हैं, इसी को हम लोगों ने चेंज बोल दिया ना, चेंज हो रहा है, डायनामिक स्टेट ऑफ बॉडी कॉन्स्टिट्यूएंट्स, ठीक है। नाउ व्हाट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इज दैट दिस इंटरलिंक्ड मेटाबॉलिक ट्रैफिक इज वेरी स्मूथ एंड विदाउट ए सिंगल रिपोर्टेड मिसहैप हेल्दी कंडीशन। मतलब समझो ये क्या कह रहे हैं कि ये जो है इसमें ये सारी रिएक्शनें जो हैं विदाउट एनी मिसहैपनिंग हो रही हैं। तो दैट मीन्स बता ही दिया ये चीज़ यार, ओके। नो, मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जो इंटरलिंक्ड मेटाबॉलिक रिएक्शनें हैं ना, ये ऑटोमोबाइल ट्रैफिक में ये विदाउट एनी मिसहैपनिंग हो रही, बता दिया भाई, कितनी बार बताएं, ठीक है। ओके, ट्रैफिक इज वेरी स्मूथ एंड विदाउट सिंगल, ठीक है भाई। नाउ अनदर फीचर ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शन, इन मेटाबॉलिक रिएक्शन का एक और फीचर होता है, क्या फीचर होता है? इज द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम, ठीक है। ओके, केमिकल रिएक्शन इज अ कैटालाइज्ड रिएक्शन, ईच एंड एवरी रिएक्शन इज अ कैटालिस्ट बाई बायोकैटालिस्ट। ओके, कैटालिटिक रिएक्शन होती हैं सारी की सारी। ऐसे हमारी बॉडी में जैसे आप बाहर ग्लूकोज लाइक वाटर एंड CO2 की रिएक्शन करवाओ, क्या बने? कार्बोनिक एसिड। लेकिन अगर वो सेल में वो वाली रिएक्शन चल रही है तो वो एंजाइम की, कार्बोनिक एनहाइड्राइज के एंजाइम की प्रेजेंस में चलती है, ठीक है। तो दैट मीन्स देयर इज ए मेटाबॉलिक कन्वर्जेशन इन लिविंग सिस्टम, इवन CO2 डिजॉल्विंग इन वाटर। वही वाला एग्जांपल इज ए फिजिकल वाटर, अगर आप बाहर कर रहे हो, लेकिन इज अ कैटालाइज्ड रिएक्शन। लेकिन अगर ये रिएक्शन अगर सेल में चल रही है तो कैटालिटिक रिएक्शन कहलाएगी, ठीक है। नाउ डिजॉल्विंग, ओके, द कैटालिस्ट विच हैज इन द रेट ऑफ ए गिवन मेटाबॉलिक कन्वर्जेशन और ऑल्सो प्रोटीन। ये जो कैटालिस्ट हैं जो कि रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ा देते हैं, ये खुद भी किसके बने हुए होते हैं? प्रोटीन के बने हुए होते हैं, ठीक है। द कैटालिस्ट, ओके। नाउ दिस प्रोटीन विच कैटालिटिक पाउडर ऑफ नेम एंजाइम, इस जो कैटालिटिक पाउडर है दैट मीन्स जो प्रोटीन है इसको हम लोग एंजाइम बोलते हैं। तो दैट मीन्स ये पूरा का पूरा हो गया कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे मेटाबॉलिज्म बेसिस फॉर लिविंग, मतलब जो मेटाबॉलिक है दैट मीन्स जो मेटाबॉलिज्म है ये हमारे किस लिए ज़रूरी है, ये हमारे जीवन का आधार है,
ठीक है, एक हिसाब से मेटाबॉलिक बेसिस ऑफ लिविंग फॉर लिविंग। ओके, हमारे ये मेटाबॉलिज्म जो है वो हमारे जीवन का आधार है, ये हम लोग देखेंगे आखिर कैसे आधार है, ये चीज़ हम लोग देखेंगे। मेटाबॉलिक बेस है यार हमारी बॉडी का, अगर मेटाबॉलिज्म नहीं मतलब हम नहीं। तो हम लोग देखेंगे मेटाबॉलिक बेसिस फॉर लिविंग। ठीक है, ये जो मेटाबॉलिज्म है ये हमारे जीवन का आधार है। कैसे, अभी बताते हैं कैसे। दैट मीन्स जीने के लिए मेटाबॉलिज्म जरूरी है। ठीक है, अब ये मेटाबॉलिज्म जो होती है हमारी बॉडी में ये दो टाइप से होती है। दैट मीन्स मेटाबॉलिक पाथवे जो होते हैं, मेटाबॉलिज्म दो टाइप से नहीं होती है यार। ठीक है, मेटाबॉलिज्म तो कहते हैं ऑल टोटल ऑफ रिएक्शन। दैट मीन्स जितनी रिएक्शनें हो रही हैं वो दो टाइप से हो रही हैं। ठीक है, दो टाइप से होती हैं। कैसे, या तो क्या होता है उसमें, या तो कोई सिंपल कंपाउंड कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में कन्वर्ट होगा। ठीक है, या तो फिर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सिंपल कंपाउंड में टूटेगा। ठीक है, सो दैट मीन्स या तो क्या होगा, मेटाबॉलिक सेल के अंदर क्या होगा, सिंपल कंपाउंड मिल जाएंगे, तो सिंपल कंपाउंड मिलके क्या बनाएंगे, कोई कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, बड़ा कंपाउंड बना देंगे। ठीक है, या फिर कोई कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, ठीक है, टूट के क्या बनाएगा, सिंपल कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाएगा। अच्छा एक बात बताओ, जैसे कि फॉर एग्जांपल है लाइक यहाँ पे कोई सपोज दैट दो मॉलिक्यूल्स मिले, इन लोगों ने एक मॉलिक्यूल्स बनाया। ठीक है, दैट मीन्स ये दोनों क्या होंगे, अटैच होंगे। ठीक है, जब ये दोनों मिलेंगे सिंपल मॉलिक्यूल्स तब एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनेगा। तो दैट मीन्स ये पहले मिलेंगे ना, और मिलने के लिए कुछ एनर्जी चाहिए इनको मिलाने के लिए। तो दैट मीन्स यहाँ पे इस प्रोसेस में क्या होता है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। दैट मीन्स यहाँ पे क्या होता है, कंज्यूम एनर्जी, एनर्जी कंज्यूम होती है, एनर्जी कंज्यूम होती है। दैट मीन्स एनर्जी खर्च करनी पड़ती है। ठीक है, जबकि यहाँ पे क्या होता है, सपोज दैट ये सब्सटेंस है, दो सिंपल सब्सटेंस में टूट रहा है, तो जब ये टूटेगा तो यहाँ से एनर्जी क्या होगी, इन दोनों को बनाने में थोड़ी एनर्जी रिलीज होती है। तो यहाँ पे क्या होगा, एनर्जी रिलीज होगी। ठीक है, एनर्जी निकलेगी। ठीक है, और ये जो निकलेगी इसको स्टोर कर लेंगे हम लोग एटीपी के फॉर्म में। ठीक है, अच्छा ये जो प्रोसेस है जिसमें सिंपल सब्सटेंस, सिंपल मॉलिक्यूल कन्वर्ट होकर एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बनाते हैं, इस प्रोसेस को अपन कहते हैं बन रहा है। ठीक है, कोई चीज बन रही है बड़े फॉर्म में, इसको हम लोग कहते हैं एनाबॉलिक पाथवे, या एनाबॉलिक, इस रिएक्शन को कहते हैं एनाबॉलिक रिएक्शन, और इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं एनाबॉलिक प्रोसेस, एनाबॉलिक पाथवे। ठीक है, या फिर एनाबॉलिक प्रोसेस। और यहाँ पे टूट रही है, देखो काट डाला है मतलब तोड़ दिया है, सो दिस नेम इज काटने वाला, कैटाबॉलिक पाथवे। ठीक है, तो एनाबॉलिक पाथवे, कैटाबॉलिक पाथवे। एनाबॉलिक पाथवे में क्या हुआ, सिंपल चीजें कन्वर्ट हो गई कॉम्प्लेक्स में, और कैटाबॉलिक में क्या हुआ, कॉम्प्लेक्स टूट गया, कट गया छोटे छोटे कंपाउंड्स में। ठीक है, अच्छा अगर हम लोग यहाँ का एग्जाम्पल की बात करें, एग्जाम्पल्स देखें। ठीक है, अगर हम लोग एग्जाम्पल्स की बात करें तो होता क्या है, एसिटिक एसिड से,
कोलेस्ट्रॉल का फॉर्मेशन। हाँ, ये बात सही है, कोलेस्ट्रॉल कुछ हमारी बॉडी खुद ही बनाती है और कुछ हम लोग बाहर से खाते हैं, ठीक है। ये कहाँ चल रहा होता है ये साइकिल? लीवर में, ठीक है। एसिडिक एसिड से कोलेस्ट्रॉल का बनना, ठीक है। तो ये एक एनाबॉलिक प्रोसेस है, ठीक है, ओके। और अगर हम लोग यहाँ पे एग्जांपल्स की बात करें तो लाइक ग्लूकोज ले लो अपना, सबसे अच्छा है। तो ग्लूकोज क्या होता है सबसे पहले क्या होता है, हमने सेल में बताया था ग्लूकोज के 10 स्टेप की रिएक्शन चल रही थी, ठीक है। उसमें क्या बना था, दैट मीन्स उसको रिएक्शन को क्या बोला था, ग्लाइकोलाइसिस, और उससे लास्ट में प्रोडक्ट बना था पायरुविक एसिड, ठीक है। वो पायरुविक एसिड होता क्या है, अगर हमको ऑक्सीजन मिली, ठीक है, सपोज दैट ऑक्सीजन मिली तो आगे क्रेब साइकिल में जाएगी, पार्टिसिपेट करेगी, क्रेब साइकिल चलेगी, दैट मीन्स CO2 और वाटर और ATP वगैरह बनेंगे, ठीक है, आगे और, ठीक है। और अगर नहीं, अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन हुई तो उससे फिर बाद में लैक्टिक एसिड बन जाएगा। ऐसा कहाँ देखा जाता है, हमारे मसल में, स्केलेटल मसल में। यहाँ पे क्या होता है, स्केलेटल मसल में ऑक्सीजन जब नहीं मिलती है तो लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन, और जब लैक्टिक एसिड बहुत ज़्यादा फॉर्म हो जाता है ना यहाँ पे, तो हाथ दर्द करना, जैसे भागो ना, जैसे जब भागो कभी कभी, तो जब भागते हो तो हम लोग क्यों थक जाते हैं, हमारे क्यों ये सब दर्द होने लगता है, क्योंकि बाद में हमारी जो मसल है उसको ऑक्सीजन मिल नहीं पाती। तो ऑक्सीजन जब मिल नहीं पाती तो ये वाली रिएक्शन नहीं चलने लगती, ये वाली रिएक्शन चलने लगती, तो दैट मीन मसल में लैक्टिक एसिड बनने लगता है, जिसकी वजह से हमें पेन होने लगता है, ठीक है, फैटिगनेस, थकावट महसूस होती है। तो दैट मीन्स ये हो गया ना ग्लूकोज, ठीक है। तो दैट मीन्स हम बता क्या रहे हैं, कैटाबोलिक, दैट मीन्स यहाँ पे ग्लूकोज जो है टूट रहा है, या फिर इस फॉर्म में या फिर इस फॉर्म में, ठीक है। अब कहीं भी टूटे तो यहाँ पे क्या होता है, एनर्जी बनेगी, एनर्जी रिलीज होगी, टूटने में एनर्जी रिलीज होगी, इस एनर्जी को स्टोर कर दिया जाता है केमिकल बॉन्ड के रूप में, जिसको हम लोग ATP कहते हैं, नोट। ये जो एनर्जी रिलीज हो रही है इसको हम लोग ATP के फॉर्म में स्टोर कर लेते हैं, ठीक है। ATP तो बोल दिया, ऐसा केमिकल कंपाउंड है जो स्टोर, एक्चुअली इसके अंदर जो होते हैं हाई एनर्जी बॉन्ड, केमिकल, ये जो एनर्जी रिलीज हो रही है इनको केमिकल बॉन्ड के रूप में स्टोर, और ये जो केमिकल बॉन्ड होते हैं हाईली एनर्जी, वो ATP के पास होते हैं। ATP, अच्छा स्ट्रक्चर दिखा दें, अच्छा इधर और ATP देख लेते हैं थोड़ा, क्या होता है ATP, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन दैट मीन्स यहाँ पे क्या होगा, शुगर होगा और नाइट्रोजनस बेस होगा, ठीक है, और फॉस्फेट होगा, 3 फॉस्फेट अटैच होंगे, और बना लेते हैं स्ट्रक्चर, लाइक इसका स्ट्रक्चर ऐसे बनेगा। ये शुगर हुई, शुगर कौन सी पाई जाती है भाई, पेंटोज शुगर पाई जाती है। ये मान के चलो यहाँ पे एमाइनो एसिड, दैट मीन्स नाइट्रोजनस बेस, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, CH2, क्या होगा यार, CH2O, बाद में फॉस्फेट, हाईली एनर्जाइज्ड बॉन्ड, एक और फॉस्फेट। तो ये जो कंपाउंड होते हैं, ये जो बॉन्ड होते हैं, ये होते हैं हाईली एनर्जाइज्ड बॉन्ड, ठीक है। जब ये ब्रेक होंगे ना, एक बॉन्ड के ब्रेक होने से बताते हैं 7300 किलो कैलोरी एनर्जी रिलीज होती है। तो दैट मीन्स जब ये बॉन्ड ब्रेक होते हैं ना, तब हमारी सेल को एनर्जी मिलती है, तब हम कोई भी काम, ये मार्कर को हमारी उंगली में ताकत आई, तब हम लोग ये जो ताकत है ATP आई, ATP के फॉर्म में ATP टूटा, ATP टूट के हमारी सेल को ताकत मिली, तभी हम ये मार्कर उठा पाए। अगर सोचो नहीं बनता ATP हमारी सेल की उंगलियों में, तो क्या हम उठा पाते, नहीं उठा पाते। तो दैट मीन्स, और वो ATP स्टोर होता है बॉन्ड के रूप में, केमिकल बॉन्ड के रूप में। सो ठीक है, ये पूरा का पूरा हम लोग देखते हैं, NCERT रीडिंग मारते हैं एक बार, कंप्लीट।
ठीक है। मेटाबॉलिक बेसिस फॉर लिविंग क्यों जरूरी भाई? मेटाबॉलिक जो है वो बेसिस है, लिविंग आधार है हमारे जीवन का। ना मेटाबॉलिक पाथवे कैन लीड अ मोर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर फॉर्म ए सिंपलर स्ट्रक्चर। भाई यही चीज़ लिख रही है कि मेटाबॉलिक में क्या होता है, जो कुछ जो मोर कॉम्प्लेक्स होते हैं वो सिंपलर स्ट्रक्चर से जैसे बने होते हैं, लाइक एसिटिक एसिड से दिखा दिया कोलेस्ट्रॉल का, और ऐसा भी है कि सिंपलर स्ट्रक्चर से कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन, ये देखो इधर हो रहा है, ठीक है। लाइक यहाँ पे ग्लूकोज बिकम्स लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। द फॉर्मर केसेस आर कॉल्ड बायोसिंथेटिक। इस केस को हम लोग बायोसिंथेसिस केस कहते हैं। बायोसिंथेसिस क्यों बोला? क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, बायो का मतलब लिविंग, मतलब सेल में हो रही है ये सारी रिएक्शन, इस वजह से बायो। और सिंथेसिस का मतलब क्योंकि यहाँ पे फॉर्मेशन हो रहा है, टूट नहीं रहा है, छोटी छोटी चीज़ें मिलकर फॉर्म कर रही हैं, फॉर्मेशन कर रही हैं, सिंथेसिस कर रही हैं, कोई चीज़ का बना रही हैं, इसलिए इसको बायोसिंथेसिस प्रोसेस बोला, ठीक है। ठीक है। दिस लेट ओके द फॉर्मर केसेस आर कॉल्ड बायोसिंथेसिक और एनाबॉलिक पाथवे, ठीक है। एंड द लेटर कॉन्स्टिट्यूएट, लेटर मतलब जो बच गया, दैट मीन जो दूसरे की बात कर रहा है, ठीक है। द लेटर कॉन्स्टिट्यूट डिग्रेडेशन एंड हेंस आर कॉल्ड कैटाबॉलिक। यहाँ पे क्या हो रहा है, डिग्रेडेशन हो रहा है, दैट मीन्स चीज़ें क्या हो रही हैं, डिग्रेडेट हो रही हैं, टूट रही हैं, ठीक है। तो इसको हम लोगों ने कैटाबॉलिक पाथवे नाम दे दिया। एनाबॉलिक पाथवे आर एक्सपेक्टेड कंज्यूम एनर्जी। एनाबॉलिक में कंज्यूम हो रही है एनर्जी, क्या होती है, खर्च करनी पड़ती है, इस प्रोसेस को होने के लिए एनर्जी देनी पड़ती है, ठीक है। दैट मीन एनर्जी खर्च हो रही। असेंबली ऑफ ए प्रोटीन फ्रॉम अमाइनो एसिड्स रिक्वायर एनर्जी। जैसे कि ये कह रहा है कि प्रोटीन को बनाने के लिए हमें जैसे अमाइनो एसिड्स जोड़ने होते हैं ना, उस जोड़ने होते हैं, दैट मीन्स एनर्जी देनी होती है, उसी तरह से ये सेम प्रोसेस है। असेंबली दैट मीन्स जब से हम लोग प्रोटीन को जोड़ते हैं फ्रॉम अमाइनो एसिड्स, तो हमको रिक्वायर्ड एनर्जी इनपुट, तो हमको एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, सेम वैसे ही बता रहा है, ठीक है। ओके। ऑन द अदर हैंड, वही दूसरे तरफ देखें हम लोग, कैटाबॉलिक पाथवे लीड रिलीज ऑफ एनर्जी, एनर्जी रिलीज हो रही है, ठीक बात है। फॉर एग्जांपल व्हेन ग्लूकोज इज डिग्रेडेटेड, ग्लूकोज जब डिग्रेडेट होता है, किसमें टूटता है, मतलब लैक्टिक एसिड इन आवर स्केलेटल सिस्टम, लैक्टिक एसिड इन आवर स्केलेटल सिस्टम, हमारे मस्कुलर सिस्टम, लाइक, ठीक है। एनर्जी इज लिबरेटेड, एनर्जी निकलती है, सिंपल सी बात है, ठीक है। और दिस मेटाबॉलिक पाथवे फ्रॉम ग्लूकोज टू लैक्टिक एसिड विच अकर्स इन 10 मेटाबॉलिक, इससे बताया है यार 10 मेटाबॉलिक रिएक्शन चलती हैं, ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं, ठीक है। कॉल्ड ग्लाइकोलाइसिस। लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव लर्न टू ट्रैप दिस एनर्जी, ये जो एनर्जी निकलती है इसको लिविंग ऑर्गेनिज्म में ट्रैप कर लिया जाता है, लिबरेटेड ड्यूरिंग, जब ये निकलती है डिग्रेडेशन के टाइम, एंड स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ केमिकल बॉन्ड, केमिकल बॉन्ड के रूप में स्टोर करा जाता है, हाईली केमिकल बॉन्ड के रूप में, ठीक है। एज एंड व्हेन नीडेड दिस बॉन्ड एनर्जी इज यूटिलाइज्ड फॉर, और इस बॉन्ड के रूप में हम लोग स्टोर कर लेते हैं, और जब हमको ज़रूरत पड़ती है, जब हमको नीड होती है, तब हम लोग क्या करते हैं, ओके, दिस बॉन्ड एनर्जी इज यूटिलाइज्ड फॉर बायोसिंथेटिक, किसी चीज़ को बनाने में इसी एनर्जी का यूज़ कर लेते हैं भाई। अब जैसे तुमने यहाँ सिंपल मॉलिक्यूल से कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बनाया, तो दैट मीन्स एनर्जी की ज़रूरत, एनर्जी, तो ये एनर्जी आई कहाँ से भाई, यही सब तो स्टोर करके रखी केमिकल बॉन्ड में, वही हम लोग अब इस एनर्जी को ही हम लोग काम करने में यूज़ करेंगे, कोई चीज़ बॉडी में बना रहे हैं तो भी वहाँ पे भी ज़रूरत है, तो बहुत सारी चीज़ें इसी एनर्जी को हम लोग यूज़ करेंगे। नो, तो वही लिख रहा है, एज एंड व्हेन नीडेड दिस बॉन्ड एनर्जी इज यूटिलाइज्ड फॉर बायोसिंथेटिक, ऑस्मोटिक एंड मैकेनिकल वर्क दैट वी परफॉर्म, जो हमको ज़रूरत होती है हम उसी हिसाब से इस एनर्जी को यूटिलाइज करते हैं, ठीक है। ओके, तो हो गया। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फ्रॉम एनर्जी करेंसी इज लिविंग सिस्टम इज द बॉन्ड एनर्जी इन अ केमिकल कॉल्ड, जो हमारी ये जो एनर्जी करेंसी होती है, एटीपी को हम लोग एनर्जी करेंसी भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो केमिकल एनर्जी है ये इसी के फॉर्म में स्टोर होती है, एटीपी के फॉर्म में, इसको हम लोग एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट बता दिया यार, स्ट्रक्चर, ठीक है। अब ये कंप्लीट हो गया, थोड़ा बहुत देख लो, 4-5 लाइनें, पता नहीं क्या लिख रहा है। हाँ, ये लिख रहा है, हाउ डू लिविंग ऑर्गेनिज्म डेराइव्ड देयर एनर्जी, ठीक है, मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म डेराइव देयर एनर्जी, कैसे एनर्जी जो होती है डिराइव होती है लिविंग ऑर्गेनिज्म में, ठीक है। नाउ व्हाट स्ट्रेटजी हैव दे इवॉल्व, मतलब कैसे कैसे, मतलब क्या क्या एनर्जी हम लोग कैसे प्राप्त करते हैं, कौन कौन से इसके मेथड हैं, ठीक है।
हाउ डू दे स्टोर दिस एनर्जी एंड व्हाट फॉर्म, और कैसे ये जो एनर्जी बन रही है उसको हम लोग किस फॉर्म में स्टोर करते हैं, एंड व्हाट फॉर्म, और ये किस फॉर्म में बनती है, ठीक है। हाउ डू दे कन्वर्ट दिस एनर्जी इनटू वर्क, इस एनर्जी को हम लोग कैसे कन्वर्ट करते हैं, जैसे कोई भी मैकेनिकल वर्क कर रहे हैं या फिर बायोसिंथेटिक कोई भी प्रोसेस हो रहा है, ये एनर्जी कैसे कन्वर्ट होती है दूसरे फॉर्म में, ठीक है। कैसे हम लोग जो वर्क करते हैं, जैसे हम लोग कोई वर्क करते हैं, मार्कर उड़ा रहे हैं, तो उस एनर्जी, वो एनर्जी कैसे कन्वर्ट हुई, ठीक है, जिसके कारण हम ये काम कर पा रहे हैं, ठीक है। यू विल स्टडी एंड अंडरस्टैंड ऑल दिस अंडर सब डिसिप्लिन कॉल्ड बायो एनर्जेटिक, ब्रांच है बायो एनर्जेटिक्स, उसमें ये सब पढ़ा जाता है कि कैसे एनर्जी स्टोर हुई हमारी बॉडी में, किस रूप में स्टोर हुई, कैसे हम इस एनर्जी को किसी दूसरी मैकेनिकल वर्क करने में कैसे, मतलब कि ये सारी चीज़ें कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें का पूरा अच्छे तरीके से एक ब्रांच है बायो एनर्जेटिक्स, उसमें सारी चीज़ें हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। ओके, लेटर इन योर हायर क्लास, अब हायर क्लास कहाँ है, MBBS, वहीं पे पढ़ाई जाएगी, ठीक है। हाउ डू लिविंग ऑर्गेनिज्म डिराइव देयर एनर्जी, मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म ये एनर्जी जो होती है ATP को कैसे प्राप्त करता है, ठीक है। व्हाट स्ट्रेटजीज हैव दे इवॉल्व, कैसे क्या क्या स्ट्रेटजीज इवॉल्व की हैं कि वो एनर्जी को प्राप्त कर ले। हाउ डू दे स्टोर दिस एनर्जी, और इस एनर्जी को किस फॉर्म में स्टोर करता है, ठीक है। यही सब है, ये ब्रांच है बायो एनर्जेटिक्स, उसमें बायो एनर्जेटिक्स या बायोकेमिस्ट्री उसी में सब पढ़ते हैं, ठीक है। बायो एनर्जेटिक्स याद रखो, ठीक है। ओके, तो अब हम लोग देखेंगे, ये खत्म हुआ, कंप्लीट हुआ, खत्म नहीं कंप्लीट हुआ, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे द लिविंग स्टेट, ओके। और देखो द लिविंग स्टेट क्या है भाई, लिविंग स्टेट तो सिंपल सी बात है, लिविंग स्टेट क्या है, लिविंग स्टेट कैसे एक्सप्लेन करोगे कि लिविंग है कोई, क्या चीज़ है लिविंग स्टेट। तो NCERT एक लाइन लिखती है, लिविंग स्टेट इज अ नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट, स्टेडी स्टेट, ठीक है। देखो होता क्या है, दैट मीन्स जैसे हमारी सेल है, ठीक है, यहाँ पे अच्छा मेन बात तो सेल की ही करी जा रही है ना, हमारी बॉडी में सेल से मिलकर बनी हुई है, कॉमन सी बात है। तो लिविंग स्टेट दैट मीन्स सेल की बात कर रहा है। अब दैट मीन्स सेल जिंदा क्यों है, क्यों हम लोग उसको लिविंग स्टेट कह रहे हैं, आखिर लिविंग स्टेट का मतलब क्या है, क्योंकि वो जो है एक लाइन लिख ही देते हैं, अच्छा लिविंग स्टेट जो है वो एक्चुअली नॉन इक्विलिब्रियम स्टेडी स्टेट है, अभी बता रहे हैं सब चीज़, ठीक है। देखो नॉन इक्विलिब्रियम और ये लिखा स्टेडी स्टेट, स्टेडी स्टेट का मतलब होता है फिक्स कंसंट्रेशन, ठीक है, फिक्स कंसंट्रेशन। फिक्स कंसंट्रेशन का मतलब फिर से वही है, लाइक जैसे कि हमारी बॉडी में कोई भी केमिकल जितना अमाउंट में, जितने लिमिटेशन, जितने लिमिट में प्रेजेंट रहना चाहिए उसी लिमिट में प्रेजेंट रहेगा, दैट मीन्स किसी को उसी कंसंट्रेशन में रहेगा, ठीक है। तो उसको हम लोग कहते हैं स्टेडी स्टेट, दैट मीन्स ठीक है, ऐसा होना चाहिए। अगर वो उससे ज़्यादा लिमिट में हो गया तो फिर हार्मफुल, दैट मीन्स कोई डिजीज होगी, लोगों को हो जाएगा, और अगर कम हुआ तो भी कोई डिजीज होगी। लाइक अगर एग्जांपल ले ग्लूकोज का तो यही दिया था, ठीक है, जैसे ग्लूकोज अगर ज़्यादा हो गया तो डायबिटीज़ हो जाएगी, नहीं रहेगा, एनर्जी नहीं रहेगी, सिंपल सी बात है। और भी बहुत सारी चीज़ें केमिकल्स का, लाइक अगर हार्मोन का एग्जाम्पल लें, सपोज दैट हमारी बॉडी में क्या है, जैसे ये थायराइड ग्लैंड है गले की, ठीक है, तो दैट मीन्स अगर थायराइड अगर बहुत ज़्यादा थायरॉक्सिन हार्मोन रिलीज़ हो गया, ठीक है, तो हमारी बॉडी भाई जितना अमाउंट में चाहिए उतना हुआ तब तो ठीक है, ज़्यादा हो गया तो फिर क्या हुआ है, हाइपरथायराइडिज्म हो जाएगा। कम रिलीज़ हुआ तो हाइपोथायराइडिज्म, दैट मीन्स दोनों तरफ से दिक्कत है। ज़्यादातर थायराइड जो होती है फीमेल्स में देखी जाती कंडीशन, ठीक है, थायराइड की प्रॉब्लम,
तो ठीक है ये चीज़, दैट मीन्स कहने का मतलब स्टेडी स्टेट का मतलब समझे, तो हमारी जो लिविंग स्टेट है वो कैसी है, नॉन इक्विलिब्रियम। भैया भैया इस चीज़ का मतलब भी समझा दो, नॉन इक्विलिब्रियम क्या होता है। देखो इक्विलिब्रियम का मतलब हम लोग केमिस्ट्री में पढ़ते थे, ए कन्वर्ट इनटू बी एंड बी देन कन्वर्ट इनटू ए, तो दैट मीन्स ए से बी बनना है, बी से वापस में ए बन जा रहा है, सोचो, है ना। तो उसी को तो कहते थे हम लोग इक्विलिब्रियम, ठीक है। और लेकिन अगर हमारी लिविंग सिस्टम में जो रिएक्शनें चल रही हैं वो कैसी हैं, नॉन इक्विलिब्रियम है, ठीक है। सपोज दैट हमने सपोज दैट हमने रोटी खाई, ठीक है, दैट मीन्स, या फिर आलू चावल खाया, दैट मीन्स हमने स्टार्च खाया, ठीक है। अब स्टार्च टूट के ग्लूकोज बन गया हमारे अंदर, और ग्लूकोज जाएगा सेल में, वो एनर्जी देगा हमारे सेल को, ठीक है। अब सपोज दैट कहीं हमारी लिविंग सिस्टम में सेल के अंदर रिएक्शनें चल रही, जैसे कि मान के चलो, हालांकि चलो ठीक है, सेल के अंदर नहीं, सेल के अंदर ओनली ग्लूकोज पहुंचेगा, ठीक है। तो दैट मीन्स ये क्या होगा, ये एक्चुअली डाइजेशन में, स्टमक वगैरह में है कंडीशन, ठीक है। तो दैट मीन्स स्टार्च टूटा, ग्लूकोज में कन्वर्ट हुआ, और सपोज दैट ये ग्लूकोज बॉडी में वापस में स्टार्च बन गया, तो ये ग्लूकोज वापस में सेल को बनी नहीं, एनर्जी बनी नहीं पाएगी, हम लोग तो मर जाएंगे। तो दैट मीन्स क्या हमारी बॉडी ये अफोर्ड कर सकती है इक्विलिब्रियम वाला प्रोसेस, नहीं ना, नहीं अफोर्ड कर सकती है। दैट मीन्स हमारी बॉडी कैसी कंडीशन में होनी चाहिए, नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट में, इसीलिए कहा गया नॉन इक्विलिब्रियम। दैट मीन्स हमारी बॉडी वर्किंग कंडीशन में होनी चाहिए, ठीक है। जैसे कि सपोज दैट एक सिस्टम है, सपोज दैट यहाँ मान के चलो, ठीक है, ओके, ठीक है। सपोज दैट यहाँ पे पानी भरा, ये कोई सिस्टम ए है, ये कोई सिस्टम बी है, ठीक है। अब क्या हुआ, यहाँ पे क्या हुआ, अब आप बताओ हमें, ये सिस्टम ए है, सिस्टम बी है, तो मतलब यहाँ से अमाउंट ऑफ वाटर कहाँ ट्रेवल करेगा, ठीक है, सब्सटेंस कहाँ से जाएगा, ए से बी में जाएगा भाई, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा है ना। लॉ ऑफ डिफ्यूजन, हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, ठीक है, ओके। तो दैट मीन्स अभी ये क्या हो रहा है, डायरेक्शन क्या है, ए से बी बन रहा है, ठीक है। अब सपोज दैट थोड़े टाइम के बाद, आफ्टर सम टाइम, ओके, ठीक है, ये दोनों एकदम, इनका दोनों का लेवल बराबर हो जाता है भाई, ए का और बी का, ठीक है। अब दोनों का लेवल बराबर हो गया है भाई, ना कोई कम ना कोई ज़्यादा। तो अब बताओ क्या होगा, अब ये केवल अकेला इधर थोड़ी ना रहेगा, अब जो रिएक्शन होगी वो बोथ डायरेक्शन में होंगी, दैट मीन्स अब ये एकदम इक्विलिब्रियम में आ गए हैं, ठीक है। ये तो नॉन इक्विलिब्रियम, ये वर्किंग कंडीशन में था सिस्टम, नॉन इक्विलिब्रियम में था ना, दैट मीन्स वर्किंग कंडीशन में था, ठीक है। और ये क्या है, इक्विलिब्रियम बन गया यहां पे, इक्विलिब्रियम बन गया, तो दैट मीन्स ये कैसी है, नॉन फंक्शनल स्टेट है, नॉन फंक्शनल स्टेट है, नॉन वर्किंग कंडीशन है, ठीक है। तो दैट मीन्स ये वर्किंग कंडीशन है, ये नॉन, ऐसे ही हमारे लिविंग सिस्टम भी कैसा है, वर्किंग कंडीशन में। अब हमारे लिविंग सिस्टम में ऐसी कंडीशन ना आए, तो या दो चीज़ें पॉसिबल हैं, या तो हम यहाँ पे पानी डालते रहें बराबर, ऐड करते रहें वाटर को, या फिर वाटर को हम लोग कॉन्टिन्यूसली निकालते रहें इस सिस्टम से, ठीक है। तो क्या होगा, ये सिस्टम जो है नॉन इक्विलिब्रियम, दैट मीन्स एक्टिव कंडीशन में, दैट मीन्स वर्किंग कंडीशन में रहेगा। अगर नहीं काम हो रहा होगा वर्किंग कंडीशन, तो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, तो दैट मीन्स इक्विलिब्रियम, और इक्विलिब्रियम आ गया दैट मीन्स हम मर जाएंगे, ठीक है, सेल हमारी काम करना बंद हो जाएगी, दैट मीन्स रिएक्शनें जो हमारी सेल में चल रही हैं वो वन डायरेक्शन में नहीं चलेंगी, ठीक है। तो दैट मीन्स कैसा, क्या चीज़ें जरूरी है, हमारी रिएक्शनें जो हैं वर्किंग कंडीशन में, हमारा सिस्टम जो लिविंग सिस्टम होना चाहिए वो नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट, और स्टेडी स्टेट का मतलब है हर चीज़ एक फिक्स कंडीशन में होनी चाहिए, फिक्स रेट, जितने भी केमिकल्स हैं वो एक फिक्स कंसंट्रेशन होना चाहिए उन सबका, ठीक है।
ओके, लाइक अगर ग्लूकोज की बात करें तो उसका 4.2 से 6.1 मिली मोल नहीं मोल्स पर सेल। एंड अगर हार्मोन बोले तो हार्मोन नैनोग्राम में होते हैं, ठीक है। तो ये सब रेट है, ठीक है। और क्या है, और कुछ छूट रहा है? हाँ ठीक है, ओके ठीक है। तो एनसीईआरटी रीड कर ले, बस यही है लिविंग सिस्टम में, और क्या है, वर्किंग कंडीशन में होना चाहिए, ठीक है। और रीड कर लेते हैं। नाउ एट दिस लेवल यू मस्ट अब तक आप यहाँ तक समझ गए होगे दैट द 10,000 ऑफ केमिकल रिएक्शन इन अवर लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। अवर मतलब इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में अब तक बहुत सारी 1000 ऑफ रिएक्शन चल रही हैं, अब तक ये समझ हुए, अदरवाइज कॉल्ड मेटाबोलाइट्स। और इन सबको हम लोग इनको क्या कहते हैं? मेटाबोलाइट्स कहते हैं, ठीक है। केमिकल कंपाउंड, बहुत सारे केमिकल कंपाउंड, थाउजेंड केमिकल कंपाउंड हमारे लिविंग सिस्टम में है, ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर है। इन सारे केमिकल कंपाउंड को मेटाबोलाइट्स कहते हैं, ठीक है। ओके, या फिर बायोमॉलिक्यूल का तो बात सही है। नाउ आर प्रेजेंट एज कंसंट्रेशन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ईच ऑफ देम, मतलब एक फिक्स कंसंट्रेशन में प्रेजेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल द ब्लड कंसंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज इन अ नॉर्मली हेल्दी इंडिविजुअल। एक अगर नॉर्मली हेल्दी इंडिविजुअल की, एक नॉर्मल पर्सन की बात करें तो ग्लूकोज का क्या अमाउंट होता है? हाँ 4.2 मिलीमोल से मिलीमोल पर लीटर, सॉरी हमने गलत बता दिया था, 4.2 मिलीमोल पर लीटर से 6.1 मिलीमोल पर लीटर, ठीक है। वहीं जबकि दैट ऑफ हार्मोन वुड बी नैनोग्राम पर ml। हार्मोन जो होते हैं नैनोग्राम में पाए जाते हैं, ठीक है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट ऑफ बायोलॉजिकल सिस्टम इज दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट इन अ स्टेडी स्टेट। सबसे मतलब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फिनोमेना है वो क्या होता है कि जो ऑर्गेनिज्म है उसमें स्टेडी स्टेट पाई जाती है। दैट मीन्स हमारी जो लिविंग स्टेट, हमारी जो सेल है उसमें स्टेडी, दैट मीन्स उसमें हर चीज़ का अपना एक फिक्स अमाउंट होता है हमारी बॉडी में, ठीक है। कैरेक्टराइज्ड बाय कंसंट्रेशन ऑफ ईच दिस बायोमॉलिक्यूल, हर बायोमॉलिक्यूल का एक स्पेसिफिक कंसंट्रेशन होता है, ठीक है। नाउ दीज बायोमॉलिक्यूल आर इन अ मेटाबॉलिक फ्लक्स। सारे के सारे बायोमॉलिक्यूल जो है वो मेटाबॉलिक फ्लक्स में होते हैं। मेटाबॉलिक फ्लक्स जब डायनामिक स्टेट्स ऑफ बॉडी को स्टूडेंट ने बताया जब वहाँ बताया था मेटाबॉलिक फ्लक्स मतलब एक बायोमॉलिक्यूल दूसरे बायोमॉलिक्यूल, दूसरा तीसरे बायोमॉलिक्यूल मेटाबॉलिक फ्लक्स है, ठीक है, आपस में फ्लक्चुएट हो रहे हैं, ठीक है। एनी केमिकल और फिजिकल प्रोसेस मूव्स स्पॉन्टेनियसली टू इक्विलिब्रियम। सही बात है, कोई भी प्रोसेस हो, कोई भी प्रोसेस हो, चाहे केमिकल हो चाहे फिजिकल हो, हर प्रोसेस एक इक्विलिब्रियम स्टेज को पाना चाह रहा है, एक साम्यावस्था को पाना चाह रहा है, ठीक है। दैट मीन्स वो स्पॉन्टेनियसली, स्वतः अपने आप वो कैसी स्टेज को पाना चाह रहा है? इक्विलिब्रियम में रहना पसंद कर रहा है। हर कोई आलसी बनना चाहता है कि वर्किंग कंडीशन में नहीं रहना चाहता। बताओ, केमिकल्स भी हमारे ठीक है। तो ठीक है, इक्विलिब्रियम। लेकिन वन शुड रिमेंबर फ्रॉम फिजिक्स दैट सिस्टम एट इक्विलिब्रियम। अगर हम लोग फिजिक्स के अकॉर्डिंग बात करें ना तो दैट सिस्टम एट, जो सिस्टम इक्विलिब्रियम पर होगा, कैन नॉट परफॉर्म वर्क, वो वर्क परफॉर्म नहीं कर पाएगा। दैट मीन्स वो इनएक्टिव कंडीशन में होगा, ठीक है। एज लिविंग ऑर्गेनिज्म वर्क कॉन्टिन्यूसली। अब चूंकि हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म को कंटिन्यू वर्क करना है यार, तो हम लोग ये इक्विलिब्रियम वाली कंडीशन को अफोर्ड नहीं कर सकते। वही लिखेगा अभी, एज लिविंग ऑर्गेनिज्म वर्क कॉन्टिन्यूसली दे कैन नॉट अफोर्ड टू रीच इक्विलिब्रियम। हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं ना। हेंस अतः द लिविंग स्टेट the living state is non-equilibrium steady state to be able to perform function। हमको फंक्शन को, अपने काम को करने के लिए हमको कैसी कंडीशन लिविंग स्टेट की होनी चाहिए? नॉन इक्विलिब्रियम स्टेडी स्टेट है हमारी, ठीक है। लिविंग प्रोसेस इज अ कांस्टेंट एफर्ट टू प्रिवेंट फॉलिंग इनटू इक्विलिब्रियम, ठीक है। लिविंग प्रोसेस, ठीक है, जो लिविंग प्रोसेस है ये कांस्टेंट एफर्ट टू, ये हमेशा कांस्टेंट तरीके से चलती रहती है और ऐसा एफर्ट लगा रहती है कि हमारी कंडीशन जो है वो प्रिवेंट फॉलिंग इनटू, उसको इक्विलिब्रियम में लाने के लिए रोकती है। लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग कंडीशन जो होती है हमारी, उसको, इस प्रोसेस को लिविंग इक्विलिब्रियम लाने में रोकती है ये जो लिविंग कंडीशन है, ठीक है। दिस इज अचीव्ड बाई एनर्जी इनपुट।
ऐसा किस लिए अचीव होता है? एनर्जी। ऐसा हमारी कंडीशन, हमारी रिएक्शनें इस फॉर्म में ना है, इसके लिए हमें एनर्जी इनपुट भी देना पड़ता है। सारी रिएक्शनें चलती रहे ना, अब चलाने के लिए रिएक्शन एनर्जी भी तो देनी पड़ेगी। अच्छा, एनर्जी फॉर्म भी हो रही है आगे, ऐसी बात नहीं कि हम लोग एनर्जी दे रहे हैं तो एनर्जी लॉस, वही रिएक्शनें बन के आगे एनर्जी बना भी नहीं। मेटाबॉलिज्म का मतलब क्या होता है? मेटाबॉलिज्म इज द फॉर्मेशन, मेटाबॉलिज्म का मतलब जो रिएक्शनें चल रही अल्टीमेटली मतलब यही है कि मतलब वहाँ से एनर्जी मिल रही है हमको, ठीक है, उन रिएक्शनों से। लिविंग प्रोसेस इज ओके, दिस अचीव्ड बाय एनर्जी इनपुट। ऐसा एनर्जी देके, एनर्जी इनपुट के थ्रू होता है, देते हैं हम लोग, तब ये इक्विलिब्रियम प्रोसेस रुक जाती है, दैट मीन नहीं होती है हमारी बॉडी के अंदर। मेटाबॉलिज्म प्रोवाइड ए मैकेनिज्म फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी। मेटाबॉलिज्म से हम लोग क्या होता है? एनर्जी का प्रोडक्शन होता है हमारी बॉडी में। हेंस अतः द लिविंग स्टेट एंड मेटाबॉलिज्म आर सिनोनिम्स। अगर हम लोग लिविंग स्टेट की बात करें या फिर मेटाबॉलिज्म की बात करें, ये एक ही तो हैं भाई। लिविंग स्टेट क्या है? हमारी सेल की बात हो रही है ना, जो लिविंग कंडीशन में बात हो रही है, और सेल के अंदर ही तो मेटाबॉलिज्म चल रही है, तभी तो हम लोग जिंदा हैं। दैट मीन्स लिविंग स्टेट मतलब लिविंग मतलब जिंदा, और मेटाबॉलिज्म है तभी हम लोग जिंदा हैं। तो दैट मीन्स एनसीईआरटी सही लिख रही है कि ये दोनों एक दूसरे के सिनोनिम है। दैट मीन्स मेटाबॉलिज्म, हेंस द लिविंग स्टेट एंड मेटाबॉलिज्म आर सिनोनिम। सही बात। विदाउट मेटाबॉलिज्म लिविंग स्टेट कांट पॉसिबल, ठीक है। तो वही लिख रहा है, विदाउट मेटाबॉलिज्म देयर कैन नॉट बी ए लिविंग स्टेट। बिना मेटाबॉलिज्म के लिविंग स्टेट पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो दैट मीन्स ये हो गया। अब अपना एक टॉपिक बचता है पूरा का पूरा एंजाइम। ये पूरा का पूरा एक पोर्शन समझ लो, ये बायोमॉलिक्यूल्स का खत्म हुआ। अब एंजाइम वाला पोर्शन बचा है, वो हम लोग फिर कभी पढ़ेंगे, ठीक है, बाद में पढ़ लेंगे, ठीक है। ओके, टेक केयर, बाय।